मैं उसे कहती हूँ 20 रुपए में बिक गई वो बच्ची। और रिक्शे वाले से कह देना मुझे कबाड़ी बाज़ार छोड़ दे। इस हालत में आ जाती हैं 25-30 के बाद लड़कियाँ कि कस्टमर से रिक्वेस्ट करें कि मैं 50 में खाने का आज का हो जाएगा। मैं ऊपर गई तो आप यकीन नहीं मानोगे कि लड़की की 6 पसली टूटी हुई थी, दिख नहीं रही थी बिस्तर में। 6 पसली टूटी हुई थी, ये नहीं खुल रही थी उसकी आँखें। सप्तमी में बच्ची को खाने के लिए बुलाता है, उसके बाद करता है और ड्रम में, आटे के ड्रम में डाल देता है। 2 दिन में सड़ के मिली है बच्ची की लाश और खुद ढूँढवाता रहा साथ-साथ। मेयर हैं, वो कहती है कि मेरा तो गला खराब था, मेरा तो बाबा की मेहरबानी से ठीक हुआ। यानी बाबा सेक्स करेंगे तो सब ठीक कर देंगे। अंदर की क्या हालत होती है मैम ये रेड लाइट एरियाज़ की? वही कस्टमर आएगा, यूज़्ड कंडोम फेंकेगा, वही गुटखे थूक के जाएगा, वही वो बाथरूम भी करके जाएगा। मैंने कहा ये है कौन? क्योंकि दरोगा जी। क्या बात कर रहे हो? और उससे बड़ा सच क्या है कि दरोगा जी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में तैनात थे। मैं उसके पास बैठी तो उसने मुझसे हाथ छुड़ा लिया कि मेरे पास मत बैठो। मैं चाहिए बस कि वो इतनी सुंदर लड़की थी और वो हड्डी का ढांचा बिल्कुल एकदम खाली। उस फ़ोन के बाद जो मैं कभी ना तो उसका मरना भूल पाई, ना हँसना भूल पाई। लोग कह देते हैं कि आंटी हमें भी दे दो 1-2 नंबर, हमें भी सिखो नंबर। अच्छा, हुँ। सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से? ये क्या नेटवर्क है मैम? ये कैसे चल रहा है पूरा नेटवर्क? क्या आप जानते हैं इंडिया में हर दिन कितनी लड़कियां बच्चियां खरीदी या बेची जाती हैं? देखिए, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा माने तो साल 2022 में ऑन एन एवरेज हर दिन 170 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुईं, 170 से ज़्यादा लड़कियां किडनैप हुईं और ऑलमोस्ट 3 लड़कियां ट्रैफिकिंग का शिकार हुईं। देखिए, ये तो सिर्फ नंबर्स हैं। जो सच्चाई है वो इससे ज़्यादा डरावनी है। और आज इसी सच्चाई को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल शर्मा मैम, जो कि डायरेक्टर हैं संकल्प एनजीओ की। मैम ने 600 से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस अब तक किए हैं और अभी हम जब बात कर रहे हैं तो और इनकी टीम रेस्क्यू में अभी भी ऑपरेशंस इनके चल रहे हैं। मैम, वेलकम टू लेज़ी रिपोर्टर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट पावर्ड बाय वायरल फ्लाइट। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया। पहले तो मैम, थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे, इतने शॉर्ट टाइम पे आप इतने बिजी रहते हैं, आप आए हमारे लिए टाइम निकाल के, बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली तब जब आप इतना जो आप काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, मैम सल्यूट है पहले तो आपको उसके लिए। मैम, पहले तो आप प्रोस्टिट्यूशन को आज इंडिया में कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं मौजूदा हालात देखूँ, तो पता नहीं ये कहने को मन करता है कि पूरा हिंदुस्तान सेक्स ट्रेड में तब्दील हो रहा है, ओके। एकदम। क्योंकि इतनी सर्विसेज़ हैं, जो स्वेच्छा से दी जा रही हैं, वो तो बिल्कुल एकदम दीगर रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए कि रेड लाइट एरियाज़ हैं, जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। लेकिन ट्रैफिकिंग के इतर भी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल मतलब देह को व्यापार बना लिया है। जी। ईज़ी मनी है, आप पैसा कैसे कमाएँ, आपके पास नहीं। मैं छोटा-सा बीच में एक इंटरप्शन है ये कि अभी मैं आ रही थी और बहुत जाम लगा था, तो कहीं हमने गाड़ी रोक लिया, एक लड़की को देख के। जी। और वो जब मैंने उससे पूछा कि बेटा यहाँ पे चाय बना रही थी वो, हम्म। नीचे रख के और उसका बिल्कुल एम्स के सामने। तो मैंने पूछा बेटा पढ़ती-वढ़ती नहीं? नहीं, इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं उसको उतर के सैल्यूट किया। मैंने कहा तुम जैसे बच्चे भी तो हैं, ईज़ी मनी पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं कर रहे हैं। जी तो मैम। फिर थोड़ा सोच के बोली अरे मैं तो आपके पॉडकास्ट देखती हूँ। अरे। तो फिर अच्छा लगा उससे मिल के। तो देखिए वो भी तो बच्ची है। जी। उसने कहा मेरी माँ है, मेरे फादर नहीं है, तो अब माँ की बस की नहीं है, माँ भी साथ में थी, तो अब मैं ये काम सँभाल रही हूँ। मैंने कहा बेटा आगे नहीं पढ़ोगी? तो बोले नहीं पैसा होगा थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे प्राइवेट करके, नहीं तो अभी तो यही काम करेंगे। तो वो भी ईज़ी मनी ले सकती थी, ग्रेजुएशन तो कर चुकी है। जी। लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मेरे पास ऐसे-ऐसे लोगों के मतलब जो अपने बच्चों का भेज रहे हैं मुझे डिटेल्स कि ये बच्ची हमारी चली गई, 15 साल की है, 16 साल की है और अभी कभी फ़ोन करती है तो नहीं आते हैं। तुम हमें रोक-टोक लगाती हो या फ़ोन देखने के लिए रोकती हो। फ़ोन में पोर्न है और दूसरी चीज़ें जिन्हें देख रहे हैं जी। और सेक्स टॉयज़ हैं जिनकी अगर आप बिक्री देखें तो करोड़ों में जा रही है ऑनलाइन। आपको खरीदने भी नहीं जाना। ऑनलाइन आपको घर पे ही प्रोवाइड कर दी जाए। कौन-सी ऐसी चाह है, कौन-सी ऐसी भूख है कि जो हमारे बच्चों को कैसे डाल दी गई है? सेक्स ट्रेड में तब्दील हो गया पूरा। क्या लग रहा है मैम आपको, ये क्यों, मुख्य कारण क्या है? देखिए, एक तो हमने हमारी कमज़ोरी है। हम अगर अपनी बात करें तो उस ज़माने में क्या है माएँ अगर बिज़ी भी हैं तो थोड़ा कोशिश की बच्चे को सुलाया, इत्मीनान के साथ अब काम में लगी। जी। बच्चा रिलैक्स होके दूध पिलाया, चीज़ सुला दिया, उसके बाद काम। अभी क्या है, बच्चे को बिठाओ, कुछ काम करना है तो भले ही घर का अपना घर का नहीं करना, घर का तो करना ही नहीं है किसी को।
वो सब ऑनलाइन करना है, जी। तो उसको मोबाइल हाथ में थमा दो। इतना छोटा बच्चा 1.5-2 साल का बच्चा अब मोबाइल चलाता है, जी। अपनी चीज़ पसंद की चीज़ें ढूँढता है। तो कल वो जो उसकी पसंद होगी वही करेगा। फिर हमारा कोई इस पे अंकुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाड़ माँस से बने, कूटो रख के, कस के, लगाओ थप्पड़ अगर गलत करते हैं, लेकिन बचपन में तो मत थमाओ। तो ये हमारी गलती है। मैम पैसे के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन में आना, ओके, सेक्स वर्क में आना, और ये आज चीज़ दोनों पे एप्लीकेबल है मैम। हाँ, वो सिर्फ़ लड़कियों पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो नहीं, लड़कों पे भी है। सबको भी। मैम क्या लगता है? सबको पैसा चाहिए और इतना बुरा हालात में चाहिए कि उसके बाद रास्ते नहीं है वापस लौटने के। मैं अगर एक उदाहरण से आपको बताऊँ 40 साल की लड़की है और माँ-बाप शादी कर चुके थे बहुत पहले, शादी भी छोड़ दी। फिर और 2-3 लड़कों के संपर्क में रही और इस कदर नशे में है और अब हाई प्रोफाइल लड़की है, ये नहीं, ये देखिए बहुत अच्छा उसका बिज़नेस था, वो भी सब छोड़ा नशे में। अभी एक बड़ी अच्छी जॉब कर रही है ओके। और अच्छा खासा सब है। माँ-बाप ने उसको वहीं भी मकान लेके दे दिया, चलो तुम रोज़-रोज़ नहीं आ पाती हो यहाँ रहो। लेकिन वो इतना बुरा हाल है कि माँ-बाप अभी पिछले दिनों मिलने गए उसको, तो वो लड़की घर में नहीं थी जी। और इन्होंने फ़ोन करके कहा कि भई हम आए हैं तो चाबी तो दो, कहाँ हो? बोले बराबर वालों से चाबी ले लो, बराबर वालों से चाबी ले ली। अब 10 दिन वो रह के आए हैं, 10 दिन वो लड़की घर नहीं आई। सोचिए, अब उसे लड़की क्या को 40 साल की, बाल-बच्चेदार हो जाती। लेकिन नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं करने थे, शादी तो इसलिए तो की। जी। और इस कदर नशे में है, जब मैंने माँ-बाप को कुछ चीज़ें बताई कि ये है क्या ये? बोले हाँ जी। उन्होंने एक माचिस की डब्बी ला के दिखाई, ये स्पेशल माचिस है, जिससे वो हाथ पे रख के कुछ और जलाया जाता है, केवल उसी माचिस से, आम मैच बॉक्स नहीं। तो नशे की कौन-सी चीज़ नहीं है? मतलब माचिस भी अगर वो जलाई जाती है तो उससे भी नशा है, उसका धुआँ में नशा है। और जो दूसरी चीज़ है जिसे वो कॉफ़ी समझ के फेंका, तो हमने कहा वो बहुत खतरनाक था। अपनी कॉफ़ी की बिखर गई है शायद ये बात बनाते वक़्त वो नहीं। वो बहुत बुरा है, इसको गोवा जैसी जगह में अभी तक हम सुनते आए थे, मारिजुआना टाइप की, तो उसे इस्तेमाल कर रहा है। सिगरेट में आप अब तक भांग भर के पी रहे थे, अफ़ीम भर के पी रहे थे, जी। अभी कुछ और चीज़ें हैं, वो सिगरेट भी नहीं है, अब सिगरेट भी नहीं है, अब तो आप कागज़ को रोल करें, उसके अंदर भरें, लगाएँ माचिस, सूंघते, आराम से पड़े रहें। किस जगह जा रहे हैं हम? और उसके लिए उनको सेक्स करना अनिवार्य है फिर, पैसा कहाँ से आएगा? मैम मैं अगर आप सोशल मीडिया पे जैसे आप चलाते होंगे तो आजकल एक एक मैं कहूँगा कंटेंट क्रिएटर कह लीजिए या बिज़नेस वुमेन हैं, वड़ा पाव गर्ल करके काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हुई हैं, और अभी उनका ना एक हाँ। बहुत क्लिप वायरल हुआ है और आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, अगर मैं हुँ। जहाँ तक मैं सही हूँ, कि उस क्लिप में वो कहती हैं वड़ा पाव गर्ल कि मैं अगर मुझे अपना बच्चा पालने के लिए किसी के साथ सोना भी पड़े तो मैं सो जाऊँगी। अब मैम देखिए, अभी वो रिसेंट में आज का हाँ, उसका, अब जब हम तो ऐसी उसको 50 लाख तक ऑफ़र हुई। जी, आपने कि मेल आते हैं मेरे को बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के, ठीक है? अब ऐसी बातें जब वो करते हैं सोसाइटी में, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं मैम, क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में? नहीं, आप उन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं? वो तो नई लड़की है। आप उनकी करिए ना जो 64 साल के हैं, जी। जो ये कह रही हैं कि ये सेक्स के तरीके, जी। ऐसे आप करेंगे तो आपको यहाँ सैटिस्फैक्शन होगा। मुझे 15 साल का लड़का प्रपोज़ करता है और बड़े पॉडकास्टर से उसका पॉडकास्ट कर रहे हैं। कहाँ आपको लग रहा है? जी। क्या बच्चे नहीं होंगे उनके? उनकी निगाह नहीं झुकती होंगी? मेरी तो खुद भी झुक जाएँगी। मेरी भी एज 62 साल हो गई। मेरा इतना सा किसी का कमेंट खराब आता है, मेरा बेटा वहाँ से मुझे कहता है, "मम्मी वो ऐसा लिखा है।" मैं छोड़ बेटा, ज़िगोलो और इन सब की बात करूँगी, तो थोड़ा तो झुकेगी। लोग कह देते हैं कि आंटी हमें भी दे दो 1-2 नंबर, हमें भी ज़िगोलो। अच्छा, ऐसे भी आते ऐसे आपको बोला जाता है कि नंबर दे दो? हाँ, कोई ऐसी हो। तो ये तो कॉमन बात कहेंगे अगर हम ज़िगोलो की बात करेंगे, जिनकी मानसिकता खराब है, वो कहेंगे। बस फिर ये नहीं करती, बच्चों को कहने मेरे बड़े-बड़े बच्चे हैं, बाल-बच्चेदार। जी। तो ये लेकिन हमें सबसे पहले ये सोचना होगा औरत को, जी। कम से कम हमारे उम्र की हमारी पीढ़ी की औरतों को जी। सोचना, मर्दों को भी सोचना होगा कि हम जो कह रहे हैं उसका सीधा असर हमारे बच्चों पे, हमारी फैमिली पे पड़ने। जी। अगर हम वो नहीं सोच रहे, जी। तो इतने इतने आज़ाद ख़्याल हो गए हैं कि हमारी फैमिली कोई चीज़ ही नहीं रही है। अगर इसकी तरह आप दूसरा देखें, अभी-अभी मैं रिसेंट में पीयूष मिश्रा जी के 2-4 एपिसोड्स मैंने जी। देखे, अलग-अलग एंकर के साथ में, कि वो खुल के मान रहे हैं कि उधर संबंध रहे। लेकिन वो खुल के अपनी पत्नी को भी एप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो ऐसी औरत थी और रोने लगे वही बात की जी। कि जिसने मेरे इतने रिश्ते जानने के बाद, मेरी इतने भयंकर शराब पीने के बाद भी उसने मुझे स्वीकारा, जैसा हूँ वैसा।
वैसे ये उनका तरीका है कहने का। और आदमी को लगे कि हाँ ये आदमी शर्मिंदा है, वो शर्मिंदा नहीं है। हम अगर गलती करते हैं तो शर्मिंदा होकर अगर आपके सामने कह रहे हैं तो फिर आपको लगेगा अरे मान तो रहे हैं अपनी गलती, जी। तब है। लेकिन यहाँ तो मानने की बात ही नहीं, तो दूसरों के सामने तो हम अर्थ बना रहे हैं ये कि ये एग्जाम्पल है, इसको आप भी हमने सेट कर दिया, अब आप भी इस पीछे। मैम कोई ऐसा केस या 2-3 ऐसे केसेस जो आज आपको मतलब आज भी आपको सोने नहीं देते कि दिल दहला देने वाले केसेस? कोई भी केस ऐसा नहीं कि जो मेरा मुझे दिल आता नहीं है, हाँ, जो मुझे याद नहीं आता है। वैसे तो हर केस ही होता है मैम हर ऐसा, केस ही ऐसा लेकिन होता है। कोई 2-3 ऐसे केस जो लेकिन लोगों को जानने चाहिए कि क्या-क्या रेस्क्यू होता की है? मैं बात नहीं करूंगी, हुँ, रेस्क्यू करके तो मैं उसका जिक्र ही नहीं करना चाहती कि जो बच्चे सुरक्षित हो गई, हाँ जी, मेरे दिल को सुकून होता है। बिल्कुल मैम। लेकिन मैं उनकी बात करूंगी जिनको मैं बचा नहीं पाई, जी, उन हालत में कि एक बच्ची थोड़ा मुझसे मैं चाहती थी कि बहुत सुंदर सी लड़की थी कि ये निकले यहाँ से, मुझे लग भी रहा था, लेकिन वो बहुत रूड थी मेरे प्रति, बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। मैं एज़ यूजुअल जैसे करती हूँ कि कभी गाल छू दिए, कंधे से लगा के ऐसे कर लिया और छोड़ दिया कि ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ, आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तो वो नहीं करती थी। फिर भी धीरे-धीरे मुझे ऐसे लगता रहा, फिर मैं एक दिन मैंने उसकी गाल को हाथ लगाया, मैंने कहा तू बात नहीं करती ना, तो मैं आऊँगी नहीं कभी। मैं ये कह के चली गई। फिर मैंने शायद महीनों मैंने बिता दिया, उसके बाद में एक दिन गई, तो उसने कहा इतने दिन बाद, बड़ी शिकायत भर गई क्योंकि ज़्यादा नहीं बोल सकती, मालकिन को भी ध्यान करना पड़ता है, यूँ कहाँ बैठी है। क्या तू चाहती थी कि मैं आऊँ? बोली हाँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पे हाथ फेरा और मैं चली आई। उसने भाग के मुझे कहा जब तक मालकिन अंदर थी, कब आओगी? तो बहुत जल्दी। मैं ये कह के चली गई। हमारे लिए सबसे खतरनाक पल वो होता है कि जिस लड़की को हम टारगेट कर लें और उसे अगर निकालना है, तो पहले तो हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का होना चाहिए। एक दिन में नहीं होता ये। जो लोग कह रहे हैं ना कि हमने इतनी लड़कियाँ निकाल दी, इतनी निकाल दी, मैं तो सैल्यूट करती हूँ उन्हें। मैं तो बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ। 4-4 5-5 महीने लग जाते हैं। तो मैं एक पर्ची रखती हूँ हमेशा अपने पर्स में, मेरी साथी हैं और भी महिला साथी, जेंट्स हम नहीं ले जाते कभी ऊपर, तो सब एक पर्ची रखते हैं फ़ोन नंबर की, बहुत छोटी-सी पर्ची बना के, केवल जो विज़िबल हो बस। तो वो पर्ची थमाना हमारे लिए सबसे खतरनाक पल होता है, कि हम उस लड़की के हाथ पकड़े और वो पर्ची दबा कहीं अगर उसकी मालकिन ने देख लिया तो? मालकिन देखे बाद में उसके हाथ से छूट जाए या वो गिरा दे, जी, सोचे क्या चीज़ है? नहीं, उसको अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं। अंगूठा ऐसे करके भी हम उसके बीच में दबा के भी देते हैं। तो वैसे थैंक गॉड कि हमेशा हाथ पकड़ा भगवान ने, कभी ऐसा हुआ नहीं। हमने उस लड़की के हाथ में भी दिया और जैसी मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे फ़ोन करेगी, आज नहीं करेगी और 2-4 दिन बाद। उसने मुझे लगभग 1 महीने बाद, 1 महीने मैं भूल गई कि नहीं करेगी वो। इसका मतलब उसे निकलना नहीं है, कुछ परिस्थिति होगी। 1 महीने बाद उसका फ़ोन आया कि मुझे मिलना है, अभी। मैंने कहा अभी तो संभव नहीं है, कल-वल में मिल ले। तो बोले ना, ना आज ही आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा पहले फ़ोन करता क्या है? बोली कोई मुझसे प्यार करता है, मुझे शादी करना चाह रहा है मुझसे। मुझे थोड़ा महक बकाई, मैंने कहा बेटा अभी नहीं, पहले मैं बात करूँगी, वो लड़के से मुझे मिलवा, उसके बाद मैं बात करूँगी तब बात करना। तो बोले तो तभी तो कह रही हूँ आज मिल लो। मैंने कहा अच्छा तू तो निकल सकती है ना, मेरा ऑफ़िस आ जाइए। वो आ गई। आ जाती थी, ऐसे भी मेरे कार्यक्रमों में आती हैं, मैं बुलाती रहती हूँ महिलाओं, मेरा उनके साथ सब ठीक-ठाक रहता है। तो वो आ गई तो बोली कि और कह रहा है कि शादी करूँगा तुझसे ही और वहीं जाऊँगा, रोज़ मिलते हैं हम सुबह 4 बजे। तो मैंने कहा कौन है? बोले आप जानती हो। तब मुझे और खटका हुआ। मैंने कहा मैं जानती हूँ तो बताओ। अब जो उसने नाम लिया मेरे लिए तो ऐसा था वो कि मैं क्या कहूँ? मुझे कुछ सूझा नहीं। उस समय तो मैं चुप रही। अ, असल में उस दिन उसने नाम नहीं, थोड़ा-थोड़ा मुझे इंडिकेट किया कि ये है, नाम तो नहीं बताया। तो 1-2 दिन में बताऊँगी और जब मिलवाऊँगी आपसे। ठीक है, चली गई वो। मैं भी ज़्यादा ज़िद नहीं करती हूँ। उसने मुझे उस दिन फ़ोन किया कि बोले आज आ जाओ। मैंने कहा बेटा आज तो एक शादी में जाना है मुझे। बोला आ जाओ, आज तो मिलवाना है मुझे। तो ठीक है। मैंने कहा पहले नाम बताएगी? बोले हाँ, आज नाम भी बताऊँगी। और जैसे ही उसने मुझे, मैं गई ऊपर, तो उसने मुझे कहा वो है, उसी का नाम लिया। और मैं नहीं बता सकती मुझ पे क्या बीता उस समय, क्योंकि मैं उसको ले गई नीचे, मैंने कहा था वो मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल है जिसे मैं आज तक भी नहीं भुला पाई कभी। मैं उसे ले गई हाथ पकड़ के नीचे और वो मेरे साथ चली गई। मालकिन को भी इससे कोई खतरा नहीं था, कुछ कारण थे ऐसे। तो नीचे आ गई और मैं चौराहे पे ले जाके उसको, असल में जिसको वो कह रही थी मैं उसी की शादी में आई थी। तो मैंने उसे दिखा सामने देखो।
उसकी गुरचड़ी हो रही है। और ये मेरी जीवन की इतनी बड़ी भूल थी, जिसे मैं आज भी शायद अपने आप को कभी माफ़ी नहीं कर पाई। उसने देखा उसे बाहर से, फिर मेरे से हाथ छुड़ाया, मेरी तरफ देखा भी नहीं और वापस चली गई। मैं भी नहीं देख पाई, वापस मुड़ के नहीं देख पाई उसकी तरफ। उसका कोई फ़ोन नहीं आया, महीनों बीत गए, मैंने भी नहीं किया। मैं एक्चुअली उस कमरे में भी नहीं गई। उसके बाद मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रही थी कि ऐसी ही रहती वो, इसी में खुश थी। तो लेकिन मैं जा नहीं पाई वो। एज क्या थी मैम लड़की की? क्या रही होगी? लड़की कैसे रही होगी कि 28-29 साल की। फिर मैंने वो यहाँ यहीं उसको काफ़ी टाइम हो गया था, 8-9 साल हो गए थे इसी जगह। एक दिन मालकिन का फ़ोन आया मुझे, 2-3 महीने बीत चुके। जी, वो ऐसे ही नहीं मुझे कभी करती, लेकिन थोड़ा-सा मेरे से एमजी रहती है। जी, उसने कहा, "दीदी आप आ जाओ।" मैंने कहा, "मुझसे क्या काम पड़ गया आज?" बोली, "यहाँ नहीं आना है।" कोई जगह उसने बताई थोड़ा दूर-दराज पे, जी। कि वहाँ आ जाओ। अब मेरे साथ ही मुझे लगा कोई ट्रैप हो सकता है, आप कहीं उठ के चल देती हूँ। मैंने कहा, "होगा तो होगा, देखा जाएगा।" बोले, "अकेले आओ आप।" अकेले सुन के ये लोग और थोड़ा वो हो जाते हैं कि क्या है ये? लेकिन फिर मैंने कहा, "अच्छा तुम इधर रहना, मैं जा रही हूँ।" मैं चली गई और आपको यकीन नहीं आएगा कि वो इतनी सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर थी। और देख हर कोई उसे देखता था, ऐसे सुंदर लड़की थी। और वो हड्डी का ढाँचा बिल्कुल एकदम काली और बिस्तर पे पड़ी हुई थी। वो एक छोटा-सा किसी झोला छाप डॉक्टर का नर्सिंग होम टाइप का था बीच, वहाँ पे वो पड़ी हुई थी। मैं उसके पास बैठी तो उसने मुझसे हाथ छुड़ा लिया कि मेरे पास मत बैठो, मैं चाहिए पॉज़िटिव। मैं चिल्लाई उस पे, उसकी मालकिन पे। मैंने कहा, "ये कैसे हुआ? वो कहीं नहीं था तुम्हारे पास प्रोटेक्शन के लिए तो मुझे बोलती ना।" बोले, "नहीं दीदी मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे ये बात पता ही नहीं लगी कि ये बिना प्रोटेक्शन के सबको आने दे रही है अपने पास। और भगवान जाने इसको कौन नराधम ऐसा दे गया रोग। और उसके बाद इसने तो हज़ारों को बाँटा होगा, मैं क्या बताऊँ? इसने तो प्रोटेक्शन यूज़ ही नहीं किया।" तो मैंने कहा, "तुझे पता नहीं लगा?" बोले, "नहीं, नहीं पता लगा।" और इससे बड़ी बात ये है दीदी कि इसने किसी लड़के को भी दे दिया। फिर मुझे किसको दिया आप तू बता मुझे ये। मैंने कहा, "मैं क्या बताऊँ?" उसने मुझसे किया, मैंने उसे बताया थोड़ी कि मुझे पता है तेरी शादी हो गई। मैं तो सब भी मिलती रही, रोज़ जैसे जब मिल रही थी, वैसे ही मिलती रही। वही लड़का जो हुँ, और मैंने उसको भी दिया ये रोग। और मैंने कहा, "ये क्या किया?" उसके तो बीवी भी है, हो सकता है कोई बच्चा भी हो, प्रेग्नेंट हो उसकी वाइफ़ या कुछ। तो बोले, "वो कुछ भी हो।" अभी तो मालकिन ने कहा कि देखो, अभी वो भी हॉस्पिटलाइज़ है। ये इंतज़ार कर रही है कि वो जब मर जाएगा तब मर लेगी। ये इसका जीवन है। वो डॉक्टर ने भी कहा जो थी वहाँ पे, उसने कहा, "जी बिल्कुल हमें कोई उम्मीद नहीं इससे कि एक पल भी जिएगी। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, कुछ नहीं है इसके पास।" लेकिन ये इंतज़ार कर रही है कि वहाँ से खबर आए और इन्होंने ही कोई आदमी वहाँ छोड़ रखा है कि जो बताए कि वो नहीं रहा। मैंने फिर भी उसे हौसला-सा दिया, अपने ऐसे ही उठा के थोड़ा-सा गोद में के मैंने कहा, "चल दिल्ली लेके चलेंगे तेरे को।" और अभी तो बहुत है आईटी सेंटर अपने यहाँ भी है, वहाँ नहीं जाना। बोला, "ना, ना अब कहीं नहीं, अभी तो सब खत्म।" तभी वहाँ से फ़ोन आता है। और उस फ़ोन के बाद जो मैं कभी ना तो उसका मरना भूल पाई, ना हँसना भूल पाई। वो इतना कठोर हँसी थी उसकी लास्ट जैसे ही फ़ोन आया, तो उसने चुपचाप रख दिया मालकिन से कि वो इतनी समझ रही थी कि वो बहुत तेज़ हँसी, बहुत ही ऐसे डरावनी हँसी थी वो। और एक पल में चली गई, मेरे हाथ में हाथ रह गई। अभी मैं कभी ना तो अपराध बोध से कभी मुक्त हो पाती हूँ, याद भी नहीं करना चाहती उसे कभी। आपको लगता है कि ये जो हाँ, मैं नहीं बताती तो शायद ये नहीं होता, अगर हम उसको नहीं दिखाते। वो जी रही थी एक उसमें तो रहती उसका एक बच्चा था वो अनाथ हुआ, वो भी मेरे लिए। हालाँकि उसको बच्चे को हम ले आए थे, उसको चिल्ड्रन होम में एडमिट कराया, इसलिए स्कूल जाता है ठीक है। जी। नहीं मैम बिल्कुल, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कैंपेन्स चलाए जाते हैं आज के टाइम पे भी, सरकार भी करती है कि उन्होंने तो चाहा कि बच्चा हमको मिल जाए लेकिन नहीं मिल सकता था, जी मैम। लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो पा सकती थी, बस एडमिट है। मैम अ, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे अक्सर मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ या लोगों को समझ में नहीं आती कि ये लड़कियाँ
यहाँ तक पहुँचती कैसे हैं? ये जो हम रेड लाइट एरियाज़, आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, 3 मेजर रेड लाइट हॉटस्पॉट्स हैं। 4 हैं। एक तो हमारा दिल्ली का जेबी रोड है, कमाटीपुरा है, सोनागाची है और कबड्डी बाजार है। ठीक है, कबाड़ी बाज़ार है। ये 4 हैं। अब यहाँ तक एक अगर कोई लड़की लाई जा रही है, अब चाहे वो नेपाल से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है या इंडिया के किसी भी स्टेट से आ रही है या किसी और देश से लाई जा रही है, तो ये क्या नेटवर्क है मैम? ये कैसे चल रहा है पूरा नेटवर्क? देखिए ऐसा कि एक बिल्कुल हाई प्रोफाइल अगर लड़की को, एक बड़े घर की लड़की को फंसाना है जी। तो उसके लिए इनके पास बहुत अच्छे जिम विम की बॉडी बना के और सिक्स पैक बना के और बढ़िया एक अमीर हाई प्रोफाइल लड़कियां भी आती हैं, एजुकेटेड एकदम, जो पढ़ी लिखी। और वो लड़के फंसाने के लिए कॉलेज के इर्द-गिर्द छोड़े जाते हैं। ठीक है। स्मार्ट हो, हैंडसम हो, कुछ दिन घुमाएँगे, वो साल भर भी हो सकता है। अच्छा। अभी जो लास्ट लड़की का वो क्या कहते हैं उसको पता नहीं, कोई मोटरसाइकिल है वो, जी। इंग्लिश सा नाम है डेविड हर्ले, हाँ। क्या हार्ले डेविड, हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन। जी। वो उस मोटरसाइकिल पे उस लड़की को घुमाता है। जी। ये इनका एक तरीका है कि जी। बिल्कुल ऐसे कर लिया, उसको आश्वस्त कि मैं तेरे से शादी करूँ। तो मैं बच्चियों से कहती भी हूँ कि माँ-बाप से बड़ा तो तुम्हारे कोई भी हितैषी नहीं है। एक बार उनसे भी पूछ लिया करो, बता दिया करो। तो लड़की चली गई उसके साथ। कॉलेज की लड़की थी? हमने अभी सोनागाची से निकाला है उसे। और ये आप सबको उसके लिए थैंक्स है, क्योंकि अगर वो पॉडकास्ट ना देखती, खुद से उसने हमसे संपर्क किया और मात्र 16 साल की लड़की थी। बेवकूफ लड़की चली गई उसकी इसमें। 16 साल की? और बड़ी सुंदर सी लड़की, दिल्ली की लड़की थी। और जो गरीब घर की लड़की वो काम के नाम पे है, फंसाई जा सकती है। और इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। जैसे छोटी सी बात बताऊं, दिल्ली और मेरठ के बीच में एक और छोटे-छोटे कई शहर हैं। एक शहर में के पास के किसी गाँव में बहुत ही गरीब लोग, बहुत ज़्यादा गरीब, तब जो कपड़ा धोने का धोबी जाति से थे, मुस्लिम धोबी, और नहर पे कपड़े धोने जाते हैं। माँ-बाप नहीं थे लड़की के, बुआ ने पाला जी। और क्या नौकरानी की तरह पाला मतलब। तो वो रोज़ कपड़े धोने जाते थे। ऐसे में क्योंकि आस-पास के गाँव के लड़के-वड़के तैरने, नहाने सब आते हैं। किसी लड़के से पूछा कि तू रोज़ अकेली कपड़े धोने आती है, तेरे घर में और कोई नहीं है? तो बोली नहीं है, बुआ है, मेरा कोई काम था। पढ़ी नहीं है कि नहीं? जी। ऐसे रोज़ पूछता रहा उसके बारे में। बताती रही मेरे माँ-बाप एक्सीडेंट में मर गए, फिर बुआ ले आई तो मैं बस काम करती हूँ घर का। 4-5 दिन ही बात हुई होंगी उनकी। इस बीच उस लड़की को ये लगा कि मैं इससे कह सकती हूँ, तो उसने कहा कि क्या तू मेरे से शादी कर लेगा? तो उस लड़के ने कहा कि अच्छा लड़का था कोई, कि देखो हमारे बीच जाति और धर्म की बहुत बड़ी दीवार है। अच्छा। खई-खा लड़का था, कहीं बीटेक कर रहा था। तो उसने कहा मैं शादी तो हरगिज़ भी नहीं कर सकता, और कर भी लूँगा तो मेरा बाप मुझे उड़ा देगा उसी दिन, तुझे भी मारेगा, मुझे भी मार देगा। तो और दूसरा धर्म की जो वो मुस्लिम थी लड़की, लड़का हिंदू था, नहीं हो सकती। और मेरा ऐसा कोई तेरे से ये भी नहीं है कि मुझे कोई तेरे से लगाव है या कुछ ऐसा है, तो मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। अगर तुझे ऐसा मेरी वज़ह से परेशानी हुई है, तो मैं नहीं आऊँगा। उस लड़के ने आना छोड़ दिया। ऐसे में देखिए कैसे सक्रियता, कोई नहीं है ट्रैफ़िकर, आपके इर्द-गिर्द, आपके घर में, आपके आस-पड़ोस में, आपके स्कूल के नीचे, सब जगह हो सकता है। पड़ोस का एक लड़का कहता है कि देखा काफ़िर को, तू सोच रही थी वो तेरे से शादी कर रहा है, उसकी सारी बातें सुन रहा था कि तू तेरे से शादी करेगा? अरे ये नहीं करते, ये तो ऐसे ही है बस, अच्छा। ये चले जाते हैं। हाँ, मैं करूँगा तेरे से शादी। और कल मैं तुझे बताऊँगा कहाँ मिलना है, कहाँ नहीं, मैं नहीं आऊँगा तेरे साथ, मैं बाद में आऊँगा। नहीं तो तेरी बुआ को शक हो जाएगा, मेरे घर वालों को शक हो जाएगा, फिर शादी करके आएँगे। अगले दिन वो उसको एक मेरठ का टिकट देता है। 20 रुपए उसमें से बचे हुए उसके हाथ में, 80 रुपए का टिकट और 20 रुपए उसके हाथ में दे देता है कि तुम वहाँ उतरना बस अड्डे पे। ऐसे मत देना किसी को भी, ये 20 रुपए अपने पास रखना। मैं उसे कहती हूँ 20 रुपए में बिक्री होनी चाहिए। और रिक्शे वाले से कह देना मुझे कबाड़ी बाज़ार छोड़ दे। मैं बहुत छोटे शहर से ये बात आपको बता रही हूँ, ट्रैफिकिंग कैसे होती है। तुम बस, वो मेरे सब रिश्तेदार हैं वहाँ पे, तुम वहाँ चली जाना, कल मैं आके ले जाऊँगा और शादी कर लेंगे फिर। चली गई। लेकिन मैं एक बात ये कह रही हूँ कि पता नहीं कैसे, कब, कहाँ, मैं बहुत नास्तिक भी हूँ, मुश्किल से घर में कभी दिया जलता होगा, जी। याद भी नहीं रहता।
लेकिन कोई ताकत थी कि जो हमेशा हाथ पकड़े रखी और मुझे धन्यवाद करने के लिए बाध्य भी किया। जी। तो उस दिन वो लड़की आ गई, आके उसको वहाँ बाज़ार में छोड़ दिया रिक्शे वाले ने कि किसी भी कमरे पे चले जाओ, ये नाम बता देना कि ये मुझे छोड़ के गया है, तो वो अपने आप मुझसे संपर्क कर लेगी और मैं उस लड़के को बता दूँगा, वो मुझसे संपर्क कर लेगा। तो समझ नहीं थी लड़की, 19-20 साल की लड़की थी। जी। बाई चांस ऐसा हुआ कि चूँकि मेरा घर बहुत नज़दीक है, तो मैं वहाँ से निकल के उस दिन मायके गई हुई थी, तो पैदल निकल आई, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे पैंट लगती है बहुत भारी भरकम, निकलने को जगह नहीं होती। तो मैं पैदल ऐसे ही निकल के जा रही, पर अक्सर मैं बाँध लेती हूँ कपड़ा, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि मैं गुज़र रही हूँ तो। तो अचानक से जैसे इतनी भीड़ इतनी थी कि जीने से एक आदमी उतरा, वो उनका काफ़ी बड़ा सबसे बड़ा पिन पॉइंट का था। मैं उसको मुझसे नमस्ते की निगाह मिल गई, तो मैंने उसे रोक के उसके ऐसे ही कंधे पे हाथ रख के यूँ कह दिया कि तू बहुत उड़ रहा है, एक दिन मैं तेरी टाँगें काट दूँगी। अच्छा। हाँ, तो कहा चलो करो। रिक्शे वाले को बुलाया कि मैं जी इनका ऑफिस छोड़ आया। बस यही, मैं ऐसे मना नहीं करती हूँ। मैंने कहा मैं चली जाती, अरे नहीं, नहीं, अब मैं दे रहा हूँ ना, 20 रुपए दे दी, मैं चली गई। 20 से पहले मुझे वहाँ मिला, बोला एक लड़की आई है, इसको निकाल दे। मैंने कहा माँ क्यों नहीं बताया? अरे वहाँ मुझे मरवाओगी। माँ नहीं बताऊंगा भाई, उसको ले लो लड़की। उस लड़की उसको ये लगा ये कहने से कि इन्हें शायद पता है कि लड़की आई है, वो चेक कर रहा था। चेक कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है जी। जाओगे। मैं लड़की को ले आई, लड़की बच गई। तो उसने मतलब ऐसे लगातार ऐसे करे जा रही, मैंने कहा क्या है? मैंने उसको देखा तो 20 रुपए मुझसे, ये क्या? ये उसने दिए कि मेरी शादी करना कर। पहला मौका था कि मैंने उसकी बुआ फूफा के खिलाफ मुकदमा कराया। मैं उन औरतों के खिलाफ नहीं करती को अच्छा। भी नहीं करती, वो तकदीर की मारी है। उनके साथ भी तो एक दिन यही हुआ, हर चीज करने के लिए वो बाध्य हैं पीट के गई। तो मैंने उसकी बुआ फूफा के खिलाफ किया। या हर ट्रैफिक देखिए, हर वो स्टेक होल्डर जो वहां रह रहा है, जिसको पता है कि ऊपर ये बाजार है और कोई उसे अनजान मिलती है, उसका क्या जा रहा है? उसको 10-20 हजार रुपए मिल जाएंगे, उनको सस्ती लड़की मिल जाएगी, क्योंकि कोई ट्रैप करके नहीं लाया। आई हो रही कि भाई कहता है माँ बाप नहीं है कि मेरे बस की रखना नहीं है तुझे, पालन नहीं। 14 साल की लड़की, इसके कपड़े भरे की जब मौसी की होती, शाम का वक्त, भाई भाभी निकाल दिया घर से बाहर। इतनी सी बच्ची बाहर निकल के रिक्शे वाले को कहा कि भैया मुझे कोई धर्मशाला बता दें, मैं आज रात वहां रुक जाऊंगी, सुबह अपनी मौसी के चली जाऊंगी, वो गाँव में रहती है अपनी जैसे। उसने कहा ठीक है। उसने बिठाया, सीधे कबाड़ी बाजार लाया, बिल्कुल मुहाने पे खड़े करके कहा कि किसी भी जितने हैं ये कमरे, किसी में भी चली जाओ और वहां जाके ये मेरा नाम है, नाम बता देना और मैं अपने आप कल तुम्हें अड्डे पे छोड़ दूंगा तुम्हारे घर जाने के लिए, मौसी के घर जाने के लिए। फिर मैं कहती हूँ कि ऊपर वाला हमेशा हाथ पकड़े रखा। अंदर की क्या हालत होती है मैम ये रेड लाइट एरियाज की? मैं अगर हम अभी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में है और रेड लाइट एरिया जो यहाँ पे है जीबी रोड का, अंदर क्या होता है मैम? क्या नहीं हो, क्या सिचुएशन है? ये रहती कैसे है वहाँ पे लड़कियां? रहना रहती थोड़ी है। हाँ मतलब ना जो रहती मजबूर, नहीं है, जो इनको जिस रहती नहीं तरीके है। से रखा जा रहा है। सोने के लिए कोई जगह नहीं होती उनके पास, कहीं भी पड़ जाओ जब थक गए, जी। टाइम ओवर हो गया, कहीं भी लेट जाओ, वहीं सो जाओ, कोई चादर ले लो, वो ओढ़ने को मिल जाएगी। कंबाइंड कपड़े टंगे हुए हैं, कोई भी जो तुमको आ रहा हो उसको पहन लो, आज तुमने पहना कल कोई और पहन लेगा। धुलने का नंबर महीनों नहीं आता, धुले नहीं धुले कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा खाने के लिए नीचे से आ जाएगा, दाल चावल आ गए कभी कभी, तो इतना मतलब थक के सो जाओ, वहीं भूख लगी तो नीचे से वो पानी जैसी दाल और चावल आ जाएंगे, वो जो बहादुर रहते हैं वो ला के दे देंगे। आप खाना खाएंगे कहाँ? अगर आपने गंगूबाई देखी हो, जी। बहुत सारी चीजें उसमें कंबाइन करती हैं। एक चबूतरा होता है सबके यहाँ, हर कमरे में एक चबूतरा जरूर, और उस चबूतरे वो उनकी लाइफ है, वहां पे नहाना है ऐसे खुले, बस टॉयलेट अलग है, नहाना वहीं है, वहीं खाना है, एक स्टूल पे बैठ जाओ, वहीं कस्टमर आएगा यूज कंडोम फेंकेगा, वहीं घुट के थूक के जाएगा, वहीं वो बाथरूम भी करके जाएगा और आप वहीं खाते रहेंगे। यार एक बच्ची से कहा उठ जाओ, आप देख रही हो वो क्या कर रहा है, तो वहां से तो उसने मालकिन को बस ऐसे देखा, फिर ऐसे खेल रही, पता नहीं क्या बात हुई। सब कुछ मालकिन के ऑर्डर पे चलता है। सब कुछ आंखों से, कुछ भी नहीं आपकी जिंदगी में। मुझे शर्म आती है उन औरतों पे जो ये
खड़े होके और इजी मनी के लिए ये करती। कभी देखो एक लड़की आजकल कह रही है हैशटैग पे आई एम ए प्राउड रंडी। हाँ मैम, आके देखिए कि रंडी होना क्या होता है। एक जी नहीं ट्रेंड पाएगी, ट्रेंड चला रहे हैं मैम, ट्रेंड चला बकायदा हैशटैग के साथ प्रॉपर। है ना। जी नहीं पाएगी, देख ले कि रंडी होना क्या होता है। आप उनको अच्छे से नाम देते हो, आप एस्कॉर्ट सर्विसेज देते हो, कॉल गर्ल कहते हो, चिगोलो कहते हो, और उन्हें रंडी कहते हो। वो कहते हैं ना मैम, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो इस मैं कहूँगा प्रोस्टिट्यूशन में तो ये चीज बिल्कुल नहीं, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। मैं खुद भी सोचती हूँ, लोगों से पूछती भी है कि आप कैसे सो पाती हैं। पता नहीं। कितने कितने साल की बच्चियां होती हैं मैम वहाँ पे अंदर? कितने, क्या होता है? कोई ऐसा भी होता है कि कोई रहम खाता है कि नहीं इसको? नहीं नहीं, रहम नहीं है वहाँ। एक दिन मैं छोटी सी घटना बताती जी। हूँ। एक बुजुर्ग थी मालकिन, वो अब नहीं कर रही थी ये सब का, लेकिन चूंकि इसका घर था, वो कमरा उसका ही था, उसी भी थी। कई दिन से कुछ सूचनाएं भी हमको दे रही थी। जी। तो कई दिन से कहती दीदी आ जाओ, एक दिन मैं कुछ बताऊंगी। ठीक है, मैं गई। वो बड़ी परेशान सी हो रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? एक आदमी बैठा था, मैं उसको नहीं पहचान रही थी, वो भी शायद मुझे नहीं पहचान रहा। तो बोली देखना दीदी, मेरे आपको पता है मैं अभी ये काम नहीं कर रही। मैं कहा नहीं कर रही, फिर क्या है? बोली देखना बाबूजी बच्चा मांग रहे हैं। मैंने कहा बच्चा मतलब? तो बच्चा कहाँ से देगी? तो बोली नहीं, छोटी लड़की मांग रही है। मैंने कहा भाई क्या है? बोले आपसे मतलब? मैं कह रहा हूँ बच्चा जी, बच्चा बच्चा। तू नहीं कर रही तो तेरी पोती भी तो है। मैंने कहा ये है कौन? क्योंकि दरोगा जी। क्या बात कर रहे हो? और उससे बड़ा सच क्या है कि दरोगा जी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में तैनात थे। ये जो मूवीज में दिखाते हैं कि ये पुलिस वाले जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे जाते हैं जो मूवीज में हम देखते हैं, ये मतलब होता है, ये चीज है। बिल्कुल। और इससे बड़ी एक कड़वी सच्चाई ये है कि हर जनपद में जहां ये है, जी। जहां इस तरह के रेड लाइट एरिया से ये जी। सूचना है कि यहाँ ऐसा होता, वहां एक रेस्क्यू ऑफिसर तैनात होता है सरकार की तरफ से, जी। बाकायदा क्लास 1 ऑफिसर होता जी। है। और आज तक मैंने किसी रेस्क्यू ऑफिसर को रेस्क्यू करते नहीं देखा। हाँ, पैसे गिनते देखा है। कट लेते हुए देखा है। मतलब? और उन्हें सब पता है। तो जब भी कभी भी मैंने कहा, मैंने कहा सर कभी तो कुछ कर लो, कभी तो शर्म कर लो थोड़ी सी। अरे कहाँ मैडम, किसका नाम ले रही? वो तो ठीक है, उसके यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। फिर कौन चला रहा है? साहब चला रहे हो। मैं तो बहुत गंदा बकती हूँ, ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं कहती हूँ। तो अब हालात देखिए, मैं कह रही हूँ तिल तिल मरते हैं ऐसे लोग कि वो इस हालत में हैं, रिटायर हो गए हैं, कि ये हाथ पैर चलते नहीं है। एक दूसरे की डेथ होगी जवान उम्र में, ऐसे हाथ पैर हो गए, ऐसे मुंह से राल गिरती रहती है, पैर नहीं उठ सकते। कोई उठा के उस पर कमोड में बिठा देता है, फिर उठा लेता है वो लड़का, उसकी नौकरी नहीं, कुछ नहीं, वो बाप की पेंशन पे जी रहा। ये हालात है। या उसी में जिसकी मैं बात कर रही हूँ पिंपली, उसकी ये हालत में मरा वो, कि वो उसको कुछ पता नहीं था, उसको पैर बांध के रखते थे, कोई चलता जाए उसको नहीं पता है दीवार है, सीधा दीवार में टकराएगा, वहां से जिधर को मुड़ गया उसका मुंह उधर को चल देगा। फिर इस हालत में वो मरा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं वहां पे कि जो सड़ रहे। अभी रिसेंट जिसने अपनी पत्नी, अपनी बेटी और बेटे को बेचा, अभी मुझे रिसेंट नहीं पता, उस पर मेरा मुकदमा। मैं हमेशा जो परिजन करते हैं उन पर मुकदमा लिखाती हूँ जम के। अभी मुझे मेरी इसमें गवाही थी, वकील साहब बोले अरे बहन जी अब तो उसे माफ कर दो। मैंने कहा मैं तो कब का माफ कर दिया उसे, अब कोर्ट करेगा, करना है। बोले कोर्ट क्या करेगा, अब तो भगवान करेगा। खाट में पड़ा है, खाट में लेटिन करता है, चलने फिरने का नहीं है, मतलब फालिज पड़ गया है पूरे शरीर पे। तो मैंने कहा अब मुझे संतुष्टि है, अब कोर्ट अपने आप उसे रिलीज करते, क्या करना। तो मिलती है सजा, ऐसा नहीं है। मैं देखो, मेरे बेशक भगवान में बहुत नहीं, मैं किसी ताकत में आस्था रखती हूँ कि यही सजा मेरे आंखों के सामने है। ऐसे लोग क्या है। लेकिन मैम जब पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, जब जब जो जो ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर होना चाहिए वहां पे, मैं कह रहा हूँ एक, चलो कांस्टेबल हो गया या कोई भी हो गया या कोई सीनियर रैंक का भी ऑफिसर हो गया, अगर वो ही मिले हुए हैं फिर क्या है, उसके ऊपर तो बात जा ही नहीं पाएगी। मुझे एक बड़े अधिकारी ने कहा कि क्या मैडम आपने अपना भी खोया, हमारे भी खो दिया, क्योंकि मैंने एक शनाख्त परेड करा दी थी लड़की को खड़ा करके। इनको पहचान कौन ले जाता है यहाँ से पैसे और शराब। तो उसने 20-25 थे थाने के, कर तो दी उन्होंने मेरे कहने से। मैंने कहा जी आप अपराधियों की भी तो कराते, करा दो आज अपनी भी, मैं भी देख लूं। रेस्क्यू ऑफिसर भी बैठा था। एक डिसाइड होता है इनका कट है।
इतने पैसे पे इतनी लड़की, ये सब चीजें पूरा एक वो बना रखा है, एक सिस्टम। पूरा रजिस्टर मैंने दिखा है, मैंने देखे रजिस्टर कि इस थाने को कोई 250 रुपए पर डे पर हेड, 1500 रुपए पर मंथ, ये सब देख लो। तो कहीं मैं बना थोड़ी कर, अरे ये सब फेक है कि मैंने बनाया क्या? हर कोटे पे से ला के दे दूंगी ये तुम्हें, कौन सा कमरा ऐसा है जिसपे से ला के दे सकते? बताओ, और फिर क्या क्या मैडम, आपने अपना भी खोया, हमारा भी खो दिया, पूरा नेटवर्क चल रहा है। पूरा नेटवर्क चल रहा है। ये बहुत सी ऐसी घटनाएं तो मेरे सामने कि जो पुलिस वालों को मैं मतलब जूते मारने से बस छोड़ा बस, और वर्दी में होते तो शायद मैं करती, फिर मैं मुकदमा भी लिखाती, क्या बिना वर्दी मुझे मिले हमेशा, जी। नहीं तो वर्दी में होते तो मैं पक्का मुकदमा लिखाती। यहाँ पे वो लड़कियां आपको मिलेंगी जो 300 रुपए, 400 रुपए, नहीं 500 400 रुपए। कहाँ भाई, 50 रुपए से 200, 250, 300 बस। इतनी बुरी ये इस हालत में आ जाती है 25-30 के बाद लड़कियां कि कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे मैं 50 ले, मेरे खाने का आज का हो जाएगा। और इसीलिए मैम ये ड्रग्स वगैरह करती हैं फिर बहुत ज्यादा, ताकि ड्रग्स तो देखिए 15 से 20 कस्टमर निपटाएगी एक औरत, आप क्या सोचते हैं जी बताइए? मतलब कैसे संभव है? जी। उसका जिस्म भी दुखेगा, उसकी आत्मा भी रोएगी, क्या नहीं होएगा उसके साथ? कैसे में ड्रग्स करती है? शुरू में ये लोग देती हैं उनको ड्रग्स, उसके बाद अभी हाल ही में एक मूवी आई थी मैम, मर्दानी 3, अगर आपने देखी हो, तो उसमें जो दिखाया, मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था वो। उसमें दिखाते हैं कि एंगल कुछ और ही है एंड में मूवी में। मूवी में एंड में कैसे दिखाते हैं कि भई एक टेस्ट हो रहा है, मेडिकल टेस्ट हो रहा है लड़कियों पर, लड़की सर्विकल कैंसर का, अगर मैं अगर आई थिंक उसकी कोई एंटीडोट बना रहे वो होते हैं बहुत या मुश्किल उन्होंने जोड़ दिया था उसको, हाँ, अंगों की तस्करी से जोड़ दिया। हाँ। तो ये क्या है मैम, ये कहाँ तक होता है? ये होता है ये? अरे क्यों नहीं हो रही है ऑर्गन, ये ट्रैफिकिंग तो बराबर है, अब नहीं है, ये तो इतना बड़ा कांड है। अरे अभी नहीं हुआ क्या? अभी तो देख लीजिए इतना बड़ा पकड़ा गया है जी। कि वो किडनी किस तरह से बेच रहे हैं, किस तरह झूठ सच बोल कर पेशेंट को। अब ये चीज़ मतलब वो हाँ ट्रैफ़िक पे भीख माँगने, सेक्स वर्क से ऊपर जा ऊपर चुकी जा है, चुकी बहुत ऊपर जा चुकी बहुत है। ऊपर। इंटरनेशनल लेवल पे है ये चीज़। हाँ हाँ। और आप क्या समझते हैं जब हमारे घरों में बेटियां सुरक्षित हैं? जी। अभी रिसेंट में एक दिल्ली की घटना हुई है, हुँ, एक अलीगढ़ की हुई है। जी। दिल्ली की इतनी बुरी घटना हुई है और लोगों को डरा के चुप कर दिया गया क्योंकि उसमें भी राजनीति का हुँ, प्रेशर था। हुँ, किसी राजनीतिज्ञ का बेटा 9 साल का, और पड़ोस के रिश्ते इतने अच्छे कि रोज जिनसे मिलना बैठना सके, वो 2.5-3 साल की बच्ची, और उसी घर की एक औरत वो वीडियो बना रही है और बच्चे से कह रही है ऐसे करो, उस बच्ची के साथ उसको इंटीमेट कर रही है। वो बात खुल गई, पकड़े गए, सब चीज़ें हुई और उनका मुँह बंद कर दिया गया। नहीं कुछ नहीं होगा उसमें। इतने वो 112 पे कॉल करें तब तक तो उनके अपने लोग आ गए थे, जो पुलिस में उच्च अधिकारी हैं। खत्म करो इसे, ये तो सब बकवास बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होएगा। 9 साल का बच्चा क्या करेगा? अब वो आगे क्या नहीं करेगा? आज उसको छूट मिली, क्या नहीं करेगा? जी। हुँ? दूसरी घटना हुई है कि नवरात्र में सप्तमी में बच्ची को खाने के लिए बुलाता है, उसके बाद रेप करता है और ड्रम में, आटे के ड्रम में डाल देता है। 2 दिन में सड़ के मिली है बच्ची की लाश और खुद ढूँढवाता रहा साथ-साथ। तो कहाँ हम कन्या पूज रहे हैं, उनके पैर पखार रहे हैं। ये हमारी सबसे एक तरफ तो वही बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ मैम राजनीति का ये एक कली-काल चल रहा है। हर आदमी राजनीतिक प्रेशर इस्तेमाल कर रहा है, हर चीज़ में। हर चीज़। आप बताइए कि जब वो हाईवे कांड हुआ, उन नेताजी का कुछ बिगड़ा? उनको पार्टी कुछ नहीं की मैम, माला तक नहीं है। पूरी वायरल हो गई थी वो तो, सीसीटीवी जो हुँ? सीसीटीवी कह रहा हूँ, जो फुटेज वायरल हुई थी अभी-अभी ट्विटर एक पे। जो चल रहा है अशोक जी। करात का मामला, हुँ, आप बताइए उसमें कौन नहीं है? क्या महिला आयोग जो महिलाओं की पीड़ा सुनने के लिए, और वो ये बना रही हैं, ये जा रही हैं और अपने आप को पेश कर रही हैं कैसे? कितनी गंदगी है। मेयर हैं, वो कहती है कि मेरा तो गला खराब था, मेरा तो बाबा की मेहरबानी से ठीक हुआ। यानी बाबा सेक्स करेंगे तो सब ठीक कर देंगे, बताइए। वो एक अभी वो भी तो वायरल अशोक हुआ है। करात, अशोक करात, हाँ, उसी की है बात। महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, आप मेयर हैं, ये आप उदाहरण सेट कर लीजिए इसके लिए। और कहाँ कोई आवाज़ निकली क्या? किसी ने कहा?
ऊपर बैठे लोगों ने, किसी ने कहा कि भाई इनको हटा दिया गया है या इनके विरुद्ध कार्रवाई की और जा मैम रही है, कितनी क्लिप्स आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं अगर कोई भी रील देखूं वो पहले आई, है ना? तो कहीं कोई आवाज सुनी है इतना क्या? ओपन। एप्स्टीन फाइल में हमारे बड़े लोगों का, जी, अरनाव का नाम आया जी, और अचानक से सब चुप हो गए। एक है बड़े हाँ जी, इंसान, जी, उनको छेड़ भी नहीं रहे लोग, जी, क्योंकि उनको छेड़ेंगे तो वो सबकी वीडियोस वायरल करेंगे। कौन ऐसा है कि जो एप्स्टीन फाइल में नहीं लगा हुआ? जी, सब हैं। 2017 से एप्स्टीन फाइल पे सीरीज बन रही थी, जी, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही थी, जी। मगर रिलीज नहीं हो रही थी। अब आप ओटीटी खोल के देख लो, सब जगह है। अचानक से अब जब अचानक से जब एप्स्टीन भी मर गया, हुँ, और वो हुँ। औरत जिसने खोला, विदेशी अमेरिकी थी, कौन थी? जी, वो भी मर गई। मर गई या कहाँ चली गई? अचानक उनकी आवाज़ बंद, और कहीं कोई एप्स्टीन फाइल का चर्चा नहीं। अभी शहर के एक छोटे से उसमें कुछ हो जाए, किसी आदमी से कुछ हो जाए गलती, उसको देखो कई दिन तो अखबार रंगे रहेंगे, कई दिन तक लेकिन बड़ी खबरें आएँगी, इनकी कोई चर्चा नहीं है। क्यों नहीं? या वो एक इंसान जो इंजीनियर है, जी, और वो बच्चों को फुसला के बीवी लाती है, वो उनके साथ सेक्स करता है और पोर्न बनाते हैं, और वो विदेशों में बेचते हैं। कोई चर्चा नहीं है, हो गए बस, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब उन पे कोई चर्चा कहीं नहीं है। क्यों नहीं इन पे डिबेट्स होती? संसद में कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाता? उसमें साफ लिखा है हुँ, एक्ट में, हुँ, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन पे डिपेंड करता है ओके, पूरा। हुँ, फिर रेड शब्द कहाँ से आया? और रेड कौन क्यों करते हो भाई? रेड भेड़-बकरी की तरह आए, उनको उठाया, एक वज्रवाहन में डाला, कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में उन्होंने सबके आधार कार्ड लेके उनकी मालकिन खड़ी हो गई, साहब बालिग है मेरी लड़की, ये तो मेरी भांजी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मौसी की उसको लड़की है। रेड का नाम दे दिया। उसको रेड का क्यों आप रेड कर रहे हैं भाई? आप रेस्क्यू करिए ना, जो लड़की है, निकलना चाहती है। मैं तो नहीं कहती मैंने 2-4 हज़ार कर दी। मैं तो कहती मैं तो सा 600 लड़कियाँ भी मुश्किल से निकाल पाई 33 साल में। क्योंकि मैंने केवल रेस्क्यू किया, मुझे रेड करनी ही नहीं थी। मेरे यहाँ लोग आए, बाहर दूसरे शहरों से आए, जिनको लगा के लाए पुलिस अधिकारी अपने साथ कि आप दूसरे आओ हमारे शहर में, रेड-वेड करो, तुम्हारे एनजीओ का कुछ नाम कर देंगे। कर लो रेड। फिर उन्हीं एनजीओ वालों ने उनकी एक मालकिन को जेल भिजवाया, उसी मालकिन से फिर आके शादी कर ली और उसके साथ घूम रहे हैं। शादी मतलब बुड्ढे आदमी ने शादी कर ली, वो भी जवानों ने, हाई प्रोफाइल उसकी बेटी को बना दिया, है ना? और वो महिला को भी एक एनजीओ बनवा दिया। वो फिर से जेल गई है। ये सच्चाई है। सबसे ज़्यादा ये पैसा जेल्स कौन की सच्चाई है, ये पुलिस की सच्चाई है, और ये कानून की सच्चाई है। सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से? देखिए, रेस्क्यू ऑफिसर और पुलिस को तो खुला पैसा है। अच्छा, बाकी तो अपना जो भई वो बेचने आएँगे वो तो लेंगे अपना। हुँ, ये लड़की बेचने आएँगे, हुँ, हलाल हैं, और उनका भी पैसा बंधा हुआ है, जो अक्सर लाते हैं। वो कोई और काम तो करते नहीं, उनका तो काम ही घूम फिर के केवल लड़कियाँ फँसाना और लाना है, नौकरी के नाम पे, शादी के नाम पे। वेस्टर्न यूपी में शादी में कब जाती हैं, हरियाणा में शादियों में कब जाती हैं। चलो वहाँ तक मैं ठीक समझती हूँ कि उनकी शादी हो गई तो घर बस गया, घर बसा है। बाल-बच्चे हो गए, चलो हुँ, कुछ भी हुआ, वो बस एक चलिए एक उम्मीद की तरह एक उम्मीद की तरह। उम्मीद की तरह। बस, हुँ, कहीं कम से कम गंदगी में नहीं डालेंगी। लेकिन नौकरी के नाम पे जो लाके जाए जाते हैं, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। केवल आप उसमें मत समझो, हुँ, जिन घरों में उनको रखवाते हैं, मैंने ऐसे-ऐसे हालात में लड़कियाँ निकाली, हमने केवल वहीं से ही रेस्क्यू नहीं की हैं, हर जगह से हमने रेड लाइट एरिया के अलावा भी? रेस्क्यू किए हैं। जी, इस हालात में लड़कियाँ निकाली हैं कि बच्ची मात्र 15 साल की है, फिर कानून कहाँ चला जाता है? और कानून के नुमाइंदे के घर में। और जब पुलिस को ले जाके हमने कभी खिड़की तोड़ो, बच्ची समझ नहीं रही भाषा, उड़ीसा की है, इसको कुछ नहीं पता। कुत्ते के साथ उसको रख रखा है जीने के नीचे, और वो बड़ा खतरनाक सा कुत्ता, उसका मुँह पे वो बना बाँध रखा है उन्होंने, और वो डर के मारे ऐसे बैठी रहती है। पूरे घर रसोई तक में सीसीटीवी, कि वो खाना ना खा ले। उसको जितनी बात समझ में आई उतनी बता रही। किसी पड़ोसन ने मुझे इतना रो-रो के फ़ोन किया कि आप इतना काम करते हैं, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, मैं बताऊँगी भी नहीं अपनी पहचान, लेकिन एक बच्ची मर जाएगी। और हमने इस हाल में निकाला, और अगले दिन देखिए, अब काफ़ी अखबारों में छपता रहता चलो, लेकिन अखबार में लिखता है कि संकल्प के लोगों ने हमसे 5 लाख माँगे, इसलिए हमारे यहाँ से लड़की फर्जी तरीके से निकाली। लेकिन वो अच्छा है कि हमें जो ऐसे वो थे एसएचओ, तो उनका जब बयान पुलिस वालों ने लिया, तो उन्होंने कहा, "अरे! हम तो खुद निकाले, ये तो अखबार क्या कह रहा है तुम्हारा? कल तो देखो हमारी सिपाही पेच निकाल रहे हैं खिड़की के, और लड़की को निकाल रहे हैं, संकल्प में कहाँ से माँग लिए?" तो ये क्योंकि और वो बड़े पद पे थे शहर के। वही है मतलब जो बड़ा आदमी है सबसे ज़्यादा तो वही वही। पढ़ा-लिखा आदमी जिसे कहते हैं, जो बहुत अपने आप को ऐसा ऑफ़िसर समझता है, हम तो अफ़सर हैं भैया, हम अफ़सर। तो शो-शॉट टिप-टॉप बन के रहते हैं, वही
ऐसे घिनौने क्राइम्स में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये देखा गया है। ये तो और हर सब घर है। में देखिए सुनिए, बच्चे को खिलाने के लिए हर घर में एक बच्चा है। हुँ, तब कानून कहाँ चला जाता? चाइल्ड लेबर एक्ट भी है, बिल्कुल। तब कहाँ चला जाता? किसी बड़े आदमी के बच्चे को खिलाने, अक्सर आप एयरपोर्ट पे देखो, हाँ, हैं? हाँ। बच्ची को बच्ची खिला रही है, वो एक साथ में वो चल रही होती है, साथ उसका में भी चल बच्चा होता है और बच्चे वो दोनों देख रहे हैं उसको। दोनों देख रहे हैं उसको। चीज़ आप बताइए। तो आप कैसे, और कैसे आप ये मान सकते हैं कि जब एक लड़की इस हालत में जाती है, इनके सबके मैं आपको पेपर कटिंग्स भी दे दूँगी जी। कि मेरे पास कोई फ़ोन करता है, हुँ, एक लड़की है, चलो हुँ, मैं तो सोचती हूँ, मैं सबको चिल्लाती भी बहुत हूँ अपने शहर में तो, हुँ, कि तुम सब चाहते हो कि अतुल शर्मा घर में भगत सिंह पैदा हो, कभी अपने घर में भी एक आध पैदा कर लो। जी। पर नहीं करते, चलो सूचना देते, मैं तो इतना बहुत समझती हूँ। हुँ, सूचना दी रात के 9 बज रहे, सर्दी थी, कि एक लड़की मर जाएगी, आप जल्दी आओ। मैं गई वहाँ, वो हमारे एक मित्र का ही हुँ, नर्सिंग होम है। जी। वो मुझे देख के बोला कि तू क्या कर रही है यहाँ? मैं कहा तेरे यहाँ सूचना मिली मुझे आज। देख मेरे को बवाल मत करिए। मैंने कहा नहीं करनी है, हम साथ-साथ पढ़ेंगे। हुँ, मैंने कहा नहीं बवाल तो देखो होगा, हुँ, मिला तो नहीं, शांति से बता नहीं करने दे मुझे। हुँ, मैं ऊपर गई तो आप यकीन नहीं मानोगे कि लड़की की 6 पसली टूटी हुई थी, दिख नहीं रही थी बिस्तर में। ऐसे समझो हड्डी का ढाँचा था, 6 पसली टूटी हुई थी। ये नहीं खुल रही थी उसकी आँखें, ये बंद हो चुकी थी बिल्कुल नीली होके, और इतना मतलब बाल ऐसे थे, मुझे लगता है कि जैसे वो साधु नहीं रखते बहुत सारे जी, तरीके से हो जाते हैं, जी। झुकते नहीं है फिर, हाँ, वो बाल थे। जैसे मैं यूँ फेरने लगी तो कहीं को भी उँगली नहीं जा रही थी। ऐसे इतना बाल, सख्त वो सख्त और बिल्कुल वो कभी नहीं। तो हाथ-पैर सब में चोटें, कहाँ नहीं थी। तो हमने कहा क्या हुआ इसको? बोले जी वो बंदर ने काट लिया, बंदर इसके पीछे दौड़ गए, तो ये गिर गई। मैंने कहा ये कहाँ की घटना है? तो दिल्ली की। अरे दुनिया मेरठ से दिल्ली जाती है दिखाने, अगर गंभीर हो जाए, तो दिल्ली से मेरठ लाई हो। क्यों? अब उसके पीछे एक सच्चाई ये थी, जी, क्योंकि उनके भाई वहाँ के प्रभावशाली नेता थे। मेरठ के। हाँ, मुकदमा नहीं लिखा गया, लाख हमने कोशिश की, और सुबह वो लड़की मर गई। सोचिए। और ऐसा नहीं है कि वो अखबार में नहीं, क्यों सुओ मोटो डीएम और दूसरे अधिकारी नहीं ले सकते? चलो आप हमारे कहने से मत लो, हुँ, पर कम से कम ये अखबार में छपा है, अखबार की ज़िम्मेदारी है, उससे तो पूछ लो भई ये क्या थी घटना? और ऐसा है तो चलो सुओ मोटो एक मुकदमा लिखाओ ऐसे लोग, नहीं करता कोई। ऐसे राजनीति के कुचक्कर में फँसे हुए हैं हमारे, जो मैं कहती हूँ बहुत बुरा हाल है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो तो जैसे कठपुतली की तरह। मतलब अगर आप किसी चीज़ का विरोध करेंगी तो क्यों फांसी दे देगा, नौकरी थोड़ी छीन लेगा आपकी। जी। कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देगा, डिमोशन कर देगा कोई आपका, या आपको मार देंगे। और अब जब आप उम्मीद की किरण की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम हमारा देश तरक्की कर रहा है और हम हुँ, विश्व गुरु बन रहे हैं, क्या ऐसे हुँ, विश्व गुरु में भी इतना डर है आपको? हुँ। मैं तो कहती हूँ ठेंगे पे फिर ये ऐसा विश्व गुरु होना, क्या क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा उसका होने का? कि जब जब आपकी इंसान ही सुरक्षित नहीं सुरक्षित है, नहीं जब है, लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? और ये हाथ जोड़ने और पुलिस के पैर छूने, भैया मुझे हुँ, समझ नहीं आता। देखो मैं तो, मेरा तो 36 का आंकड़ा रहता है। हुँ। पुलिस वाले मुझे देख के मुझे शायद हैंडओवर कर जाते। एक अधिकारी जाता है दूसरे को हैंडओवर कर जाता है कि इससे बच के रहो। सीधी बात, रहो। कभी क लगता है मुझे कभी-कभी, मान लो मैं जाती नहीं हूँ ना किसी से मिलने-विलने, लेकिन कभी अचानक मुझे जाना पड़ा, अच्छा आई है तुलसी घर, कैसे पता लगा भई तुम तो शहर में ही नए आए हो? अब ये अल्टरनेटिव्स खड़े हो गए हैं। ये जो होटल्स छोटे-छोटे खोल लेते हैं, दिल्ली में पहाड़गंज चले जाओ आप, पहाड़गंज का एरिया है यहाँ पे इतने। और एक नई चीज़ आजकल निकल कर आ रही है मसाज सेंटर्स वाली, ठीक है? अब ऐसा तो कहा जाता है कि रेड्स जलती हैं मसाज सेंटर्स पे, अंदर वहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा होता है, बच्चियाँ रेस्क्यू होती हैं वहाँ से भी मैम। आपने भी कभी कोई किसी मसाज नहीं पार्लर मैं तो से अपने यहाँ खुलने ही नहीं दे रही। अच्छा। एक दिन गुड़गाँव में जिस दिन इन लोगों के यहाँ कर रही थी, हुँ, यहीं पे, जी। उसी दिन बार-बार मैसेज आ रहा था, पर वो लड़की नहीं मुझे दिखा पा रही थी। मैं हुँ, क्या, हुँ। बाद में से दिखाया है कि वो किसी का आ रहा है कि आज कल मसाज पार्लर का उद्घाटन हो रहा है और बड़े-बड़े नाम हैं। मैंने की क्यों नहीं करनी भई? चाहे इधर की इधर हो जाए दुनिया। हुआ नहीं, उसी दिन शाम को सील हुआ। मैं नहीं करने देती हूँ। मैंने मसाज पार्लर क्योंकि को बोला पता है आपको कि एक बार हाँ, खुल गया अगर ये। बस। नहीं, नहीं मैं तो खुले हुए को भी बंद कराती हूँ। अच्छा। मैं तो बिल्कुल इस बात को लेके मुतमईन हूँ कि मैं अपने यहाँ नहीं चलने दूँगी, कतई। या तो सुधरेंगे या चलेंगे। मैंने बहुत सारे बंद करा दिए। और आपको लगता है बिल्कुल कि ये एक जड़, एक बहुत बड़ी क्यों जड़ नहीं? है। क्यों लड़के-लड़कियाँ वहाँ हैं अंदर? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्यों बैठे हैं? और लड़की की मसाज लड़का करेगा, लड़के की लड़की करेगी, क्यों? ये कौन-सा? क्यों आप यूनिसेक्स मसाज पार्लर्स खोल रहे हैं? अलग-अलग खोलो ना। ये महिलाओं का है, ये पुरुषों का है। और अगर आपको देखिए मेरी तो सीधी-सी बात है, हुँ, मसाज कराने आप जा रहे हैं, अगर वो जाएगा जिसके पास इतना पैसा है, हुँ। जो इतनी भारी भरकम फीस दे सके, बड़ी जी। भारी भरकम फीस है, हुँ, वो घर में जकूज़ी भी लगा सकता है। हुँ।
है ना? उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। फिर उससे भी बढ़िया साधन है, इतने सारे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हैं जब आयुर्वेदिक हो गए आपके, है आयुर्वेदिक, ना? वो आपकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हुँ। जो आपको कटी स्नान, पाप स्नान, मड स्नान सब कराते हैं जो वाक़ई में हील करता है आपको। फिर इनमें क्या कराते हो तुम? कौन से तेल डाल के वो घंटों-घंटों करे ही जा रहे हैं? क्या कर रहे हो? क्यों खुल रही है? हर वो चीज़ जो तेज़ी से खुलती है समझ लो उसमें हर किसी को आमदनी है। एक आप मान लीजिए एक दुकान खुलती है परचून की, जी। दूसरा उसके बराबर में नहीं खोलेगा। हुँ। यार इसकी चल रही है, मेरी कहाँ चलेगी? यहाँ डिमांड नहीं होगी। यहाँ डिमांड नहीं होगी। हाँ। लेकिन ये तो एक छोड़ के 4 कदम चलो तो फिर दूसरा, हुँ। फिर ये स्पा सेंटर, ये हुँ। मसाज सेंटर। क्यों? इसका मतलब इनके ये है डिमांड में, कुछ तो है, बस पर्देदारी है, काम वही हो रहा है। काम वही हो रहा है। फिर आप बताइए, तो ये ऐसा ये बस इसके लिए हो रहा है कि रेट का फ़र्क आ रहा है हर जगह, हैं? कि अरे भाई ठीक है, रेड लाइट एरिया है तो 100-200 रुपए या आपने बस 50 भी बताया, है ना? आप थोड़ा गंदगी है। हाँ, गंदगी वो तो वहाँ तो ख़ैर जीने का कोई वो ही नहीं है। फिर ऊपर चले जाओ थोड़ा-सा तो भई चलो 1000, 1200, 1500 उसके बाद फिर थोड़ा और ऊपर चले जाओ। मतलब एक वो चल रहा है, चेन, एक चेन मैंने है। अभी कहा ना पहले ही कि सेक्स ट्रेड में तब्दील हो गया है हिंदुस्तान। पहले विश्व चुका है, तीसरा दिन देने वाला विश्व का था ट्रैफिकिंग। जी। आज मैं तो सोचती हूँ कि इंडिया का ही ये सबसे मैं एक बड़ा रिपोर्ट पढ़ रहा था मैम, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, शायद वो रिपोर्ट पुरानी थी बट 2 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में एक्टिव कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं और 16 मिलियन उसमें से सेक्स ट्रैफिकिंग की विक्टिम्स हैं। तो, और ये तो बहुत पुरानी है। ये तो शायद पुराना आंकड़ा हो, अब तो ये चीज़ तो ऐसी मैम शायद गिन भी नहीं सकते ना। नहीं, गिन कैसे सकते? आप किसी को सड़क पे खड़ी हुई लड़की को कैसे कहेंगे कि यार तुम सेक्स वर्कर हो? हुँ। उसको कैसे काउंटिंग में लाओगे? आप उन्हीं को तो कर वो सबसे निकृष्ट स्थिति में हैं। आप उनके जाके रेड कर सकते हो, आप उनका रेस्क्यू कर सकते हो, आप उनको उनके पूछ सकते हो, "क्यों पड़ी हो यहाँ? हुँ, चलो, हुँ, करो खाली।" हुँ। ये सब कर सकते हो, पर इन औरतों को, इन लड़कियों को थोड़ी कर सकते हो आप। ये तो बवाल हो जाएगी, इनके तो आका भी खड़े हो जाएँगे। इनको तो काउंटिंग में भी आप नहीं ला सकते। तो देखो आप अगली पीढ़ी है, और जो या तो ये कुछ अब करो या और बदल देखो। जो खुद से अब वॉलंटरी वाली जो बात आती है ना, अ, सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने जो हुँ, आदेश दिया हुआ है वो ये है कि भैया हुँ। जो ये रेड लाइट एरियाज़ में सेक्स ये जो चलते हैं, मतलब ये एक जुर्म है, जी, क्रिमिनल है ये चीज़, इसको आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वॉलंटरी की तो डेफिनिशन भी दे रखी है कि इट इज़ ये कर सकते ठीक हैं। है, ये आप कर तो सकते वहाँ भी हैं। तो यही होता है हुँ, कि जैसे ही वो उनको कोर्ट में पेश किया रेड करके, ठीक है। पूछा हाँ भाई कैसे? हुँ, साहब अपनी मर्ज़ी से हो। चलो उठो। दूसरा सवाल नहीं है। अच्छा। हाँ, उम्र? साहब ये रहा इसका आधार कार्ड। तू कौन है? मैं इसकी मौसी हूँ। तीसरा कौन है? मैं हूँ इसकी माँ हूँ, चाची हूँ, ताई हूँ, कुछ भी है। सबके आधार कार्ड है। बताइए। और कुछ माँगेंगे? माँगते ही नहीं, पहली बात तो आधार कार्ड के अलावा। है नहीं जी, पढ़ी लिखी नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र है नहीं जी। लेकिन अभी हमने उनके बच्चों के तो 100% वो तो हम सब बनवाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है, पर जो वो लड़की बाहर से आई उसका कहाँ से आई? और फिर ये यही चीज़ आगे दूसरी लड़कियों को प्रोवोक की जाती है कि अरे यार। और छूट के वो फिर वहीं हुँ, और खड़ी कर दी जाती है, जिस भी हुँ। जरा सा भी वहाँ ज़बान हिलाने की कोशिश की, उस पे आके 2-4 दिन उसको टॉर्चर किया जाए। कभी आपके भी कुछ हुआ, अटैक वगैरह हुआ है कभी ऐसा मेरे ऊपर तो कि गाड़ी चढ़ा दी थी पूरी, तभी मैं अब कभी गाड़ी नहीं रखती, बहुत अरसे से। मेरे बच्चे चलाओ, मैं नहीं रखती। गाड़ी चढ़ा दी? हाँ, पूरा ये सब तभी तो टूटे, ये सब देखिए, ये भी गुंजाइश में आपने सब काबू में है। पूरी गाड़ी चढ़ा दी थी। कहाँ पे? वहीं मेरठ? हाँ, थोड़ा रोड पे हमारी बेटी की शादी थी हुँ, और हम काट दिल गए थे। पकड़े गए? तो सटीक नहीं, हमने सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं लिखाई क्यों मैम? क्योंकि वो जब तक मुझे होश तो नहीं आया, लेकिन जब हुँ, होश आया तो मेरे सभी बैठे थे सब लोग। हुँ। उन्होंने कहा कि वो बार-बार आ रहा है, किसी का नाम लिया। तो मैंने कहा क्यों? कह रहा था मुझे बात करनी है एक बार। ठीक है, घर जा। फिर हम लोग बेसिकली देहात से हैं, हुँ, तो हमारे यहाँ ऐसे थोड़ा एंट्री-वेंट्री अंदर की कमी रहती है। बाहर बैठक में ठीक है, हाँ, 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 हाँ। तो हमने बिस्तर अपना बैठक में लगवा दिया था हुँ, वहीं, क्योंकि तब तक ये पैर में दोनों हुँ, औड़ थी, हुँ, चलने-फिरने लायक नहीं थे। फिर एक दिन उनका और बाहर लॉबी में कोई आता तो वहाँ बैठ जाता। हुँ। उनका बच्चों ने कि ये भई वो कोई वही आया है फिर मिलने आपसे, भगा दें, बंद कर दें, ये बुला। तो आया, आके बोला पैरों में बैठ गया। हुँ, मैंने कहा उठ जा, मैं तो उठा नहीं सकती, हिल भी नहीं सकती, ये भी इसमें भी शिकंजा था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा तूने कराया था? और मुझ पे मुकदमा लिखाओ। बस, तो रोने लगा फिर।
मैंने कहा तेरे आंसू ने तेरा पाप धो दिया, और ये सब मुझे दांत पीसते रहे मेरी तरफ को इधर उधर को करके, मैंने निगाह हटा ली सबसे। फिर उसने काला सा धागा निकाला, बोली ये बांध दो। मैंने कहा इसका मतलब समझता है? तो समझ जाऊंगा। मुस्लिम था बट मैंने बांध दिया, इनके सबकी आंख नजरअंदाज करके मैंने उसको धागा बांधा, हाँ। और जब तक वो जिया मैंने उसको राखी बांधी। उसने मुझसे 37 लड़कियां निकल गई। अरे तो माफ करने से बड़ा आपको ये लगता होगा कि गाड़ी तो चढ़ाई, लेकिन एक बदलाव तो आया था। और हमेशा मैंने जो औरत उसने वहां भी रख रखी थी, उसके बाद उसे कभी उसको नाम से नहीं बुलाया। मैं भाभी कहती हूँ आज भी। वो नहीं रहा, पर मैं उसे आज भी भाभी कहती हूँ। मैं ऐसे उन लोगों से फैमिली टर्म्स रखती हूँ। मेरे मैं शादी में बुलाती हूँ, ना है उनकी मर्जी है, दीदी हम सब देखेंगे, लेकिन मेरे कार्यक्रमों में आती है भाई, उन्हीं प्लेस से जुड़े मेरे होते हैं जो भी। नहीं, और जैसे आप जाते हो मैम, रेड लाइट एरियाज में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, या जो भी ये बना रखे हैं, तो वहाँ पे जो ये मालकिनें होती हैं, या जो मैं कहूँगा लीड कर रही हैं ये औरतें जो एकदम टॉप पे बैठी हैं, तो इनसे जब आप मिलते हो तो कभी कभी होता तो होगा ना कि नहीं, ये मुझे कहाँ चाहती है कि मैं आऊँ? नहीं, जैसे आप कभी दुआ सलाम कर रहे हो, या कभी जो भी हेलो हाय नमस्ते जो भी हो रहा है, तो कभी तो होता होगा ना कि यार ये वो जो एक रिलेशनशिप होता है ना, कि समझ रहे हो आप कि नहीं है, रिलेशनशिप तो मेरा बहुत अच्छा है। क्यों है हाँ। कि उनको दिक्कत होती, दीदी आज तो पुलिस ने बहुत परेशान कर रखा है, आ जाओ। अच्छा मैं आ गई, लड़ती हुई हूँ भिड़ती हुई हूँ पुलिस से। किसी बच्चे, अब तो बच्चों की एडमिशन में कराती ही पढ़ाती नहीं सब, मतलब पढ़ाती इन द सेंस कि खर्चा वर्चा सब मैं करती हूँ, वो नहीं करती। और बीवी ये हो गई, एक लड़की जो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसको कहीं डॉक्टर को दिखवा दो, तो भी मैं जाती हूँ। किसी मालकिन को परेशानी है तो भी मैं जाती हूँ। एआरटी सेंटर से लेके जाती हूँ जी। लड़कियों को कि इससे ना हो, और अपने यहाँ बुलाती हूँ। उन्हें मजबूर करती हूँ, बच्चा ये इसका जन्मदिन मनाओ, मैं भी आऊँगी, तुम चलो। ये जन्म का तो पता नहीं दीदी कब हुआ, कोई बात नहीं, तय कर लेंगे एक दिन। तो ये तो मैं बना के रखती हूँ। क्यों, ये पता है कि तुम्हारा इलाज भी करती है। पर मैं इतना ज़रूर करती हूँ कि मान लो मैंने आज लड़की निकाली, आज वो मेरे साथ खूब करेंगी बदतमीज़ी। अच्छा। है पिटाई-विटाई कर देती। अ, वो मेरे कपड़े फाड़ेगी और गालियाँ देगी और इतनी गंदी-गंदी देंगी, तेरी लड़की बैठ जाए, तेरी बहू बैठ जाए और ये हो जाए, सब कहेगी। फिर मैं अगले दिन जाती। फिर आ गई तुम, और फिर अब क्या करोगी? मैंने कहा अब चाय पी, कल तुमने कहा मुझे चाय पिलाई, मैं ये सोचा कि मेरे चोट भी लगी होगी कहीं। जो लोग मुझसे कहते हैं कि अरे ये रहना ही वहीं चाहती है, तो मैंने कहा चलो रखो, मैं तैयार हूँ। अभी जैसे मैं नाम नहीं बताऊँगी, कुछ बच्चियों को जो रेस्क्यू करती थी हमने मॉल में कर, अच्छा। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग भी उनकी, एक बड़ी कंपनी है। हालाँकि हमने आइडेंटिटी छुपाई, लेकिन अपने शहर में नहीं दे सकते थे कि वहाँ पहचान की दिक्कत थी। अच्छा खासा जॉब कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन अगर आइडेंटिटी बताएँगे तो फिर कौन रखेगा? ये तो नहीं है। एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करता कोई। मैं कहती हूँ कि चलो अपने घर में एक झाड़ू पोंछ के लिए रख लो। नहीं बहन जी ऐसे कहाँ रखेंगे? हाँ, मैंने कहा तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे मुँह पे खड़ी रहेगी, तुम्हारे बेटे के सामने खड़ी रहेगी, कहीं ये लड़की उसको ताक तो नहीं, बिना बात भी अगर इसमें इधर को भी देख लिया तो भी कहेगी तू मेरे लड़के को देख रही है, मेरे पति को देख रही है। तो वो तो है नहीं। मैं छोटी-सी बात से बताऊँगी कि एक घटना ये हुई कि मुझे मालकिन ने फ़ोन करा, दीदी लड़की इसकी है। ये सडन ही होता है। हाँ, ये सडन होता है। हाँ, हाँ। कि नहीं, और बाकी तो प्लान से करती हूँ, हुँ, जो वहाँ एस्टेब्लिश हुई। हुँ। बोली ये ना कह रही है स्पोर्ट्स कॉलेज में, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, वहाँ दाखिला करा दो। अच्छा। हाँ, मैं गई, मैंने कहा बेटा अभी क्या कर रही है? बोली मैं 9th में हूँ। हुँ, तो मैंने कहा स्पोर्ट्स कॉलेज में खेलती हो कुछ? हाँ, हुँ, मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ। तो मैंने कहा बेटा इस समय तो नहीं होगा लखनऊ, अभी तो तुम ऐसा करो यहाँ मेरठ के मैं किसी अच्छे से स्कूल में करा देती हूँ हुँ, और खेलती रहना, हुँ, फिर वहाँ का बोले ऐसे। हुँ, मैंने कहा भी इसके सब कागज़-वागज़ करा लो, हुँ, मैं कल आके फॉर्म ले आऊँगी और करा दूँगी। मैं अगले दिन मैंने फॉर्म-वॉर्म सब ले लिया, मैंने इसे फ़ोन करके कहा, मैंने कहा भी वो ज़रा इसके फ़ोटोस्टेट करा लो, टाइम हुँ। लगेगा फिर मैं इसे आके ले जाऊँगी, एडमिशन करा दूँगी। और ना दीदी मना कर रही है, ये तो चली गई वो तो चली गई, वापस चली गई, अब नहीं करेगी। मैंने कहा कल है ऐसी बात के लिए मुझे चैन नहीं आती फिर। मैं वहाँ से भागी मेरे ऑफ़िस के बराबर में एक चैनल का भी ऑफ़िस है। अच्छा। दी कहाँ भागी जा, एक तो मैं चूँकि उसी शहर की बेटी हूँ, उसी शहर की हाँ, सब सबकी आपको दीदी है वो ही हूँ। सब हाँ। तो बल्कि हमारे यहाँ दीदी कहने का रिवाज नहीं, जीजी कहने का रिवाज है। हुँ, जीजी कहाँ जा रही हो? हुँ। कोई लड़की है? कहीं भैया भी ना पता मुझे कि मैं जा रही हूँ फिर ज़ाहिर है। बाद में बात वो तो करेंगे। अपने चैनल में हाँ, 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 फिर भी नहीं, मेरा बहुत सपोर्ट किया, मीडिया हाँ। के बिना तो मैं शायद मर ही जाती। अच्छा। तो मैं गई वहाँ, तो मैंने कहा हुँ, कहाँ है वो लड़की? हुँ, मुझे बताया तो था कि चली गई वो। ये नहीं हो सकता, कल तक जो लड़की इतनी उत्सुक थी कि मुझे चलना है और तूने भी मुझे फ़ोन करके बुलाया, अभी तो मैं ढूँढूँगी लड़की। मैंने कहा तेरे कमरे और तो कमरे हैं नहीं, और तो पर्दे ही डल रहे हैं बस, उनका ही एक केबिन होता है। बोली ये तो मेरा है, इसमें कहाँ जा रही हो? मैंने क्यों तेरे केबिन में कोई हीरे ज़वाहरात रखे हैं कि मैं चुरा लाऊँगी? अंधेरा हो रहा है खूब।
मैंने देखा बेड बेड इतना सा तो के भी नहीं होता, बेड ही पड़ा था छोटा सा, एक लंबा चौड़ा सा आदमी लेट रहा। क्या अभ्यस्त सी हुई, मैंने मोबाइल चलाया, देखा तो ऐसे मासूम सी बच्ची और कोने में बैठी है वो। तो मैंने कहा बेटा अच्छा, इतने में वो सब मीडिया के पीछे आ ही गए थे। मैंने और फ्लैश फ्लैश चमकाई तो ये दीदी ये बंद करो और ये बंद करो, ये चला रही हूँ। कहती तो अब मारूंगी, मैं बंद नहीं करूंगी, मारूंगी इतना चाहते हो। ये कहाँ बैठी है? बोली वो तो इसके मौसा जी, मौसा जी के पास बैठी। अरे मौसा जी ने इसे अधरंगा कर रखा है, एक काली इंटरव्यू पहन रही है और एक हम्म छोटा सा ये पहन रही ब्लेजर। हम्म ये क्या है ये? सही कोई बात। कोने में क्यों छुपा के रखी थी? और ये कैसा मौसा जी है? हमारे यहाँ तो बाप के बराबर में भी ऐसे नहीं बिठाएंगे। चल मैंने कहा आजा गुड़िया, थी फट से मेरे गले लग आपको लग रहा है कि अब कुछ चेंज आ रहा है थोड़ा ना, बहुत कुछ, हरगिज भी नहीं, कि इतना सा भी नहीं। ये इंडस्ट्री सिर्फ ग्रो ही कर रही है, ग्रो बढ़ती कर जा रही है? बिल्कुल ग्रो कर रही है, पूरी तरह से ग्रो कर रही है। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, आपको अच्छा पद पाना होगा, प्रमोशन पाना होगा। आप जो नहीं कुछ कर रहे हैं वो नीचे रह जाते हैं, आप ऊपर चले जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, कास्टिंग हाउस तो पहले से ही कहते हैं, जी अभी तो दूसरी चीजें भी होने लगी हैं। वहां आप देख लो, अभी भी तो इतनी बड़ी सब जो शोक करात का मामला हुआ वो तो सबके सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सब सब राजनीतिक की शिकार औरतें, कितना ओपन है मैम, कितना ओपन है, और सब रोज वीडियो चल रही है। रोज मैम। तभी ये सवाल आज उठा है कि बताइए। इतना ज्यादा वीडियोस अगर आ रहे रोक हैं, है। सब कुछ सामने है मतलब आपके। हाँ अच्छा, और क्या अपराध है? कुछ नहीं, वो आज वो बहुत जल्दी छूट जाएगा, ये आप देख लेना, क्योंकि कोई अपराध साबित नहीं हो रहा, सब बालिग है। वही औरतें कह देंगी कि हम तो अपनी मर्जी से थे। जैसे एक ने कह दिया मेरा तो गला ही बाबा के करने से ठीक हुआ है। बताइए, सेक्स करने खुद भी से तो गला ठीक खुद हो भी गया? रिस्पॉन्सिबल हो आप अपने। खुद ही हो, वो आपके घर आके नहीं आपने जबकि मैम किया। भारत तो मिसाल रहा है कि ऐसे कितने गुरु, कितनी अभी तो आप बोलने अब की तो जरूरत गुरु के नहीं नाम है पे तो। शर्म आती है, अभी तो शर्म आती है। बाबा राम रहीम को कितनी पैरोल मिली है? किस लिए? क्योंकि चुनाव है, औरों को तो नहीं मिली। बाबा तो बहुत सारे बंदे अंदर, बिल्कुल मगर पैरोल 24 पैरोल मिलना है एक साल में, और सतन 2 मायने रखता। मायने रखता है। लोगों के बाप मर जाएं तो पैरोल नहीं मिलती। मेरे सामने घटना है कि कह के थक गए कि करा दो इतना, हमारी पैरोल हो जाए, इतना करा दो। मैंने कहा भैया कानून पे मेरा क्या चलता है, बस बताओ। कानून ही नहीं चलता तो बस, तो मैम आप अकेले मैम इतने साल से आप लड़ रही हैं इससे, आपको कोई आपको रोक नहीं, मिला सपोर्ट मैम? कुछ तो किसका? सरकार का? सरकार का तो सवाल ही नहीं उठता। सरकार तो, अरे मैं कितना दिन से, चलो अब तो आपके पॉडकास्टों पे चिल्ला रही हूँ, हाँ कोई सुन रहा है क्या? वो देख नहीं रहे? ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं, सब देखते हैं, कभी ना कभी स्क्रॉल करते आ ही जाती है सामने। बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है। कोई आवाज है कहीं? मैं दिन रात पुलिस के खिलाफ चिल्ला रही हूँ, क्यों? एक पुलिस वाला नहीं कहता हमारे खिलाफ क्यों कह रही है? फिर सब है, सब स्टेक होल्डर है, सबके अपने अंदर है, बस सब वहीं के वहीं हैं, सबको दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि पीयूष मिश्रा साहब बहुत जेन्युइन बात करते हैं, लेकिन अभी कहने लगे हैं, पहले तो कह रहे थे कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, लेकिन अभी कह रहे हैं कि भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ। हमें नहीं चाहिए ना टॉम क्रूज ना भगत सिंह, कोई भी नहीं चाहिए। खुद से खड़े हो जाओ, कम से कम बेटियां ही खड़ी हो जाएं। क्या एंड है मैम इनका, इस चीज का क्या एंड है? इन इन रेड लाइट देखिए एरियाज का? वापस आना होगा। देखिए रेड लाइट एरियाज का तो कुछ नहीं होगा, भगवान इंद्र ने शुरू कर दिया था अच्छा, अब ये खत्म नहीं हो पाएगा ना, ये तो सवाल है ये तो अब कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ना। कोई बड़ी से बड़े ना गवर्नमेंट मिनिस्टर तो कोई है नहीं, मंशा नहीं है भाई, आप इनका पुनर्वास करो ना। कानून कहता है रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन की बात करता है। आपने पुनर्वास का सच बता दूंगी तो आप हैरान हो जाओगे। लिया कॉग्निजेंस, गंगूबाई में एक घटना हुई थी कि जिसमें इसको बहुत सडिस्ट है, वो आदमी मारता है, बहुत छोटे बहुत ज्यादा मार, हाँ, हाँ। लेकिन असलियत ये थी, थोड़ी सी लिबर्टी ली है, वो मर गई थी बच्ची, सोनागाछी की घटना थी। हाँ जी। वो मर गई एक्चुअल में, और मरने के बाद उसकी मालकिन को थोड़ा सा दुख भी हुआ, कुछ पैसा जाने का भी हुआ कि भाई लड़की चली गई। उसने इधर उधर चक्कर काटे, पुलिस लिखाने के लिए मुकदमा लिखो, नहीं लिखा गया, लेकिन अखबारों में छप गया। उसमें सुओ मोटो मानिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया जी कि ये बहुत गलत हुआ है, और सभी स्टेट्स को ये इंडिकेट किया कि अपने यहाँ से 2-2 सॉलिसिटर जनरल्स भेजो, और एक बड़ी बैठक हुई। हमें भी उम्मीद की किरण जगी, और ये हुआ कि उसमें 2-3 दिन एक मैराथन बहस हुई, और ये तय हुआ कि 24 ट्रेड कि गुड़िया में टॉयज मेकिंग और सिलाई कढ़ाई, लड़कों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग, ये इस तरह के, ये सब ट्रेड तय किए गए। और उसके बाद जितनी ITI हैं, जितने ये रोजगार प्रदाता कंपनियां, वो
और सिंडिकेट बैंक का सिडबी, ये सब इनको ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद जितने नेशनलाइज बैंक हैं वो इनको 0 इंटरेस्ट पे पैसा देंगे, और जितने सरस केंद्र हैं, सरस केंद्र सरकार के, हाँ जी। उनमें इनका जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो वहाँ बिक्री के लिए रखा जाएगा, और इनके सर्वाइवल का ये तरीका होगा। हमें तो लगा बढ़िया होगा, हमारे पास कुछ कॉपी बदलाव आएगा। हाँ, हमारे पास एक फोन आया कि वो मैडम कुछ महिलाओं के नाम दे दो जिनकी ट्रेनिंग होनी है। हमने बिना सोचे समझे 70 महिलाओं के नाम दे, कुछ तो वो उनके दिए जो थोड़ी आउटडेटेड थी, जिन्हें भी जरूरत थी। उनका बाकी को तो समझा ही लगे, फिर हाँ जी। एक बार रास्ता तो आए। तो महीना बीत गए, जिसने हमें फोन किया हमें पता लगा उनकी डेथ भी हो गई। और अब किससे पूछें, लेकिन उसी नंबर पे हमने फोन किया, भैया हमसे कुछ नंबर लिए गए थे, क्या हुआ ट्रेनिंग का? वो ट्रेनिंग, अच्छा वो रेड लाइट एरिया वाली। हमने कहा वही, वो तो हो गई। कब हुई भाई? हो गई वो तो नाम भी चले गए। मैंने सबसे पूछा, इसको भेजा, नहीं जरा पूछो किस किस की हुई है ट्रेनिंग। इन्होंने कहा हम तो आपके बिना कहीं जाती नहीं मेरे बिना कहीं। कितना कोई बुलाया कहीं भी, वैसे जाती नहीं। कह दीदी हम तो आपके बिना कहीं जाते नहीं, हमारी कौन सी ट्रेनिंग होगी, अभी तो पता भी नहीं ट्रेनिंग होनी थी, और जाते तो आप ही के साथ तो जाते। तो ये ट्रेनिंग का सच था। जब मेरे एक छोटे से शहर से 70 महिलाओं के नाम चले गए, तो बताइए पूरे हिंदुस्तान से तो कितने गए होंगे? हो गए, पुनर्वास हो गया सब। अब क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट हर चीज की कंप्लायंस करेंगे आके कि हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। ये स्थिति। क्लाइंट्स को पनिश होना करना चाहिए, आपको लगता है? किया ही नहीं कभी, आज तक भी नहीं। क्लाइंट मिलता ही नहीं। जब भी लड़कियां इन्होंने रेड की ना, तो ग्राहक नहीं होता। अच्छा ना, निकाल देते हैं पहले ही। ग्राहक तो मिलता ही नहीं है भाई। फिर कैसे विषय, जबकि एक्ट कहता है हाँ। कि 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष हाँ वो इन्वॉल्व हो सेक्स में, जी। वो वेश्यावृत्ति है, मतलब एक कमरे में। हम्म अगर ऐसा तो पहली बात तो होता नहीं। हम्म और फिर भी भैया वो कब मिली तुम्हें, जब रेड की तुमने कि उनके साथ कोई कस्टमर था, तो वो कैसे भाग गया? जी। कि कस्टमर भाग गया, हम्म लड़की पकड़ी गई। इतनी सी तो वो जीने, जिनमें मेरे जैसा मोटा ताजा आदमी मुश्किल से निकल पाए। तो बताइए आप, क्या ये भी कहते हैं लोग कि अगर ये ना हो तो रेप बढ़ जाएंगे, पर अब भी हो रहे हैं रेप, तो रुक गए क्या? ये तो है। आप उसका सहारा क्या वो रेप के लिए बनी हुई है वहाँ पे? क्यों वहाँ पे जो लड़कियां आती हैं वो भी किसी भले घर की लड़कियां हैं, वो भी कहीं से कहीं मतलब आप उसको उस चीज से वो कर रहे हो कि रिप्लेस कर रहे हो कि अरे भाई ये उसकी रिप्लेसमेंट है, वहां चले जाओ। हाँ, जब क्या रेड लाइट एरिया से निर्भया कांड हुआ, जब वो हैदराबाद की महिला के साथ के साथ हुआ, तब नहीं था? बताइए कौन सी बात कर रहे हैं ये बहुत निकृष्ट किस्म की मानसिकता के लोग हैं, बहुत नीच किस्म। बिल्कुल मैम, जिनको समाज से कुछ लेना देना नहीं है, गंदगी से लेना देना है, और ऐसे ही लोगों की बदौलत ये सब चलता है। मैम इस कॉन्वर्जेशन को एंड करते हुए गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है क्या वो प्रैक्टिकल मेजर्स हैं, क्या कर सकती है सरकार इन सेक्स वर्कर्स के लिए? अगर ये रेड लाइट एरियाज चल रहे हैं, तो अगर आप इन्हें ख़त्म भी नहीं कर सकते, आप ख़त्म करने की मंशा ही नहीं रखते, सोच ही नहीं रखते, तो इनके लिए और बेहतर हम क्या कर सकते सरकार की तरह, या हम खुद कैसे कर सकते हैं? चाहती हैं कि हम यहाँ से निकले जी। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहती, लेकिन सरकार की मंशा तो हो पुनर्वास करने की, आप करिए उनका, क्यों नहीं करना चाहते? एक भी, मैं आपको एक ऐसी छोटी सी बात बताती हूँ कि कुछ घटना हो गई थी, और मुझसे वो कह रही थी कि दीदी कुछ करो कुछ करो। मैंने कभी सब काम मैं ही करूँ क्या? चलो पुलिस के पास तुम जाओ, मैंने तुमसे 5 लाख रुपए वसूले गए, तुम जाओ। वो डरती रही बेचारी, बुजुर्ग थी जबकि। मैंने कहा मैं वहीं रहूंगी तुम्हारे पास, और अगर जरा सा भी ऊंचा, मतलब शहर के मुखिया थे, तो मैंने कहा अगर एक जरा से भी ऊंचे बोलेंगे तो मैंने कहा तुमसे ऊंचा मैं बोलूंगी, आप देख बेफिक्र। वो कहीं बेचारी खड़ी रही हूँ, और आते रहे और उससे बात करता रहे, और उसको करे ही ना हो। देर हो गई, एक निकल के आई, दीदी हमसे तो बात ही ना कर रहे हैं, खड़े हैं हम। खड़ी क्यों? मैं अंदर गई, मैंने कहा अरे खड़ी क्यों, चलो वहाँ बैठो कुर्सी में। वो मुझे देखने लगी, क्या अखिल जी? मैंने कहा बैठेंगी नहीं, कितनी देर हो गई, इतनी बुजुर्ग महिलाएं जी। बैठ गई। बोले बताइए आप क्या, ये क्या लगे लेके आइए 5 लाख रुपये? मैंने कहा अभी किसने कहा आपसे? अभी तो कोई बात ही नहीं आई। अभी कहाँ ही बात, कैसे आप तक पहुँच गई? नहीं, मुझे अभी मेरे सिपाही बता के गया कि ये उस बात की शिकायत लगी। मैंने कहा उसी सिपाही ने ली होंगे। ये भी तय है सर, ये तो मुझे बताया कि होना कुछ नहीं है। हाँ। चूँकि मीडिया मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। लिखा अगले दिन इतना बड़ा कि फलाने ने ये अधिकारी ने ये कहा, और उनका पैसा दिलवाने के बजाय, लेकिन दिए गए फिर पैसे अखबारों छपते। Rehab is the
रिहैबिलिटेशन ही करना है उनका, उनको काम सिखाओ, उनका पुनर्वास करो, रोजगार दो। रोजगार दो। तो अपने आप वो तो कहती है कि हमारा तो दुकान है, हमारे पास आप ही के तो भाई पति बेटे आ रहे हैं, सही बात है। हमारा तो कोई नहीं ना। जिस दिन वो आना बंद कर देंगे हम भूखे मर जाएंगे, तो कुछ और काम करेंगे, हमें अपने घरों में काम दो। 1 मिनट नहीं लगी, जब मैंने ट्रेनिंग के लिए उन 9 लड़कियों को भेजा ना, उन्होंने 84 देने लगी। हाँ दीदी तैयार, बेस्ट रिजल्ट दे रही हूँ। जैसे थोड़ी वो नहीं चाहती कि काम करें। बिल्कुल मैम। शादी करके मुझे आज तक शिकायत नहीं है मेरी एक भी बेटी की कि ये शिकायत आई हो, बल्कि अभी कोई मेरे पास आए 2-3 महीने पहले, बहन जी हम छिपा के करते हैं कि वो जैसे आपने उस लड़की की शादी कराई, एक हमारे की भी करा, बहुत ही अच्छी लड़की, पूरा घर संभाले। और जबकि आप क्या समझते हैं कि मैं कहीं बड़े घरों में आ देती हूँ, मैं तो बेचारे जो हैंड टू माउथ लोग हैं उनके साथ शादी करती हूँ, खुश हैं, जीवन जी रही। और रिहैब में मैम कैसे रिकवरी होती है इनकी, फिजिकली मेंटली कैसे, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है कि सारी चीजें आएंगे। देखिए उनको तो लगातार दवाई दारू तो सब चलानी पड़ती है, जी वैसे तो नहीं, कुछ समय तो वो तो वक्त लगता है। वक्त लगता है ना, निकेतन में जब तक रहती है जी जी सब हील करा जाता है। जी। वैसे मेंटली हील भी करते हैं हम, थोड़ा रिलीजियस हीलिंग भी कराते हैं। ये वहाँ ये जो इस तरह की महिलाएं हैं जो करती हैं, मतलब हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, ओके। उसे करती हैं, वो घर से भी कर सकती हैं और उनके सामने आके फर्क पड़ता है। काम में लगी रहती हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा तो अपने आप ही। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब उनकी शादी हो जाती है, जो लोग कहते हैं ना ये हटना नहीं चाहती, जिनकी शादी हो जाती है वो दी बेस्ट रिजल्ट देती है अपने घर हो जाके, बिल्कुल, कभी शिकायत। क्योंकि उन्होंने वो एक शायद जिंदगी भी वैसी नर्क जी लिया है और अब बेहतर बेहतर उस गरीबी में भी खुश है जी। तो सरकार मनसा तो बनाए। और मैम आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको एक कोई ऐसा कोई केस देखते हैं सेक्स वर्कर का या किसी भी ऐसी मैं कहूँगा महिला का, क्या करना तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों को जी कि इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम पूरे विश्व भर में ग्लोबल सिग्नल का इस्तेमाल होता है, जी। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। अभी हमने तो अपने शहर में बहुत ज़्यादा करा। अच्छा। ये एक ग्लोबल सिग्नल, इसको अगर कोई करता है ओके समझ लियो, ओके। बशर्ते हमको भी पता हो कि ये सिग्नल है, वरना सोच सकते हैं कोई बच्चा या बच्ची ऐसी उसको आदत है, पीछे करके भी आपको करके जा रहा है, तो आप समझिए आप सीधे नहीं आना चाहते, आप मेरा नंबर दीजिए, मेरे पे कर सकते हैं, आप 112 पे कॉल कर सकते हैं जी। पुलिस को बता सकते हैं बच्चे को कोई ले जा रहा है और वो मदद मांग रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने यहाँ छोटी छोटी वर्कशॉप्स कर रही हूँ, स्कूलों में जा रही हूँ, कॉलेजेस में जा रही हूँ, सब बच्चों को बता रही हूँ, बशर्ते उनके पेरेंट्स को भी साथ बिठा जी। क्योंकि जब तक बड़ों को पता है सबको पता नहीं जी। तो कोई बच्चा आपके सामने करते हुए निकल सकते। ये आपने बहुत, अभी मेरे को बिल्कुल नहीं पता था ये ग्लोबल सिग्नल वाला जो था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बाकायदा आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रचार भी करना चाहिए जी। बस बड़े प्लेटफॉर्म्स है बिल्कुल। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हर कॉलेज में जाए। दिल्ली में भी हम बहुत सारे कॉलेजेस में गए हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। आपका जो एनजीओ संकल्प क्या है, वो क्या करता है? बेसिकली तो मेरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम है। ओके। और यूँ तो साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं कि हम घरेलू हिंसा पे हैं, मैट्रिमोनियल जितनी भी दिक्कतें हैं उन पे भी हम साथ में रहते हैं और वो तो हमारी मजबूरी में जुड़ जाती है। कब तक है लड़ाई मैम, हम कहाँ तक? जब तक जिएंगे आखिरी में कोई बच्चों का हाथी होगा। बिल्कुल मैम, मैं तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो अभी मतलब मैं तो हमेशा एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हमेशा औरतें ही क्यों। मैं तो मतलब मेरे घर में भी मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरे दोस्त हैं इतने सारे, इतनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, तो अच्छा नहीं लगता देख के, ऑब्वियसली बुरा लगता है मैम। बट यही सवाल आ जाता है कि हर बार महिलाएं क्यों, औरतें ही क्यों? क्योंकि हमने 2 दर्जे थे, मर्द तो प्रथम दर्जे का है ना। जब तक हम ये मानेंगे तब तक यही, और जब तक हम फिर से वापस नहीं आएंगे उनको आना पड़ेगा कि पड़ोस में भी कोई है। बात ये नहीं कि किसी को भाई कहने से भाई हो जाएंगे, चाचे ताऊ कहने से चाचे ताऊ निभाना, लेकिन एक रिश्ता बन जाता है, कुदरती बन जाता है। बिल्कुल, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अंकल आंटी का कोई रिश्ता नहीं होता, मैं नहीं मानती। और ऐसा नहीं है कि हमारे ज़माने में, अब मैं इससे बड़ी बात नहीं कह सकती कि हर जगह रवायतें थी, हर जगह रेस्ट्रिक्शंस थे, आज भी जो हैं वो पहले भी थे। अगर मैंने आज से समझ लीजिए कि 43 साल पहले लव मैरिज की है तो कितने कठिन समय रहा होगा, लेकिन अपनी जो हमारी इच्छा है उसको माँ बाप के सामने रखना, उसको उनके लिए मजबूर करना या अपने आप को ये साबित करना कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मतलब मैं भी जो कह रही हूँ वो सही, मुझे ही करना। और मात्र 16 साल की उम्र में शादी की तो, लेकिन घर वालों से अलग होकर नहीं की जी। ये आज बच्चे जो करते हैं ना, या तो भाग जाए, तो यह तुम्हारे माँ बाप से तो ज्यादा हितैषी तुम्हारा कोई है ही नहीं, भाग के शादी कर ली, भाग के कर ली और फिर वापस लौट के आ रहे हैं, सब वो रख नहीं ना।
चला गया, भाग गया, किसी और को ले आया। किसी और को ले आया या मारता है रोजाना, क्योंकि उसका कोई रखवाला नहीं है, माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है। वापस लौट आओ अपनी संस्कृति में। हमारी संस्कृति जी। समृद्ध है। बिल्कुल जैसे सीखना दूसरे आ रहे हैं, वृंदावन में साड़ी पहन के घूम रहे हैं और आप इतने सिर्फ सही बात है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और मैम के साथ कई आज जो बातें हुई, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की, वो जो केसेस मैम आपने बताया, जो एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए, वो अपने में मैम कोई, देखिए हम सब जानते हैं, ये बहुत बार ये बातचीत हो चुकी होगी आपकी भी कई और लोगों के साथ, और ये हम देखते भी हैं, मूवीज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। पर मुझे लगता है वक्त तो आई थिंक अब गुजर चुका है, ठीक है, लेकिन आज भी मेरी भी यही सोच है इस चीज़ को लेके कि पहले तो मेंटालिटी चेंज करो अपनी। मेंटालिटी का खेल है सारा। मुझे तो लगता है कोई भी समाज तभी ग्रो करता है जब मेंटालिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो मैम के जो एक्सपीरियंसेस, मैम की जो स्टोरीज हमने सुनी, केसेस सुने, यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग या जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, जो सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं मैम को भी खास करके, कोई भी ऐसा आपको एक कोई भी ऐसी महिला आपको दिखती है या बच्ची दिखती है खास करके, या मैं कहूँगा कोई भी लड़का भी, कोई बच्चा भी जो इस चीज़ से गुजर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग पुलिस को कॉल कीजिए। विमेन हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, मैम जो अपने बच्चों को भी बताओ ये सिग्नल है, ये सिग्नल है, वो तो तुरंत कर, जी, कोई भी देखेगा। ये ग्लोबल सिग्नल है जो मैम ने आज बताया है। और कई ऐसे NGOs हैं, संकल्प है, और भी ऐसे कई NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, पैन इंडिया हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट में है, कि पैन इंडिया काम कर रहे हैं। तो यही कोशिश है कि मैं कहूँगा कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन का ये जो बिज़नेस चल रहा है, ये बिज़नेस, और कहना बहुत छोटा शब्द है मैम, एक ये जो ट्रेड चल रहा है, ये कम किया जाए और फिर एंड में तो ख़त्म ही कर दिया जाए। यही इसका एक सल्यूशन है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपने अपना टाइम निकाला, और बहुत ही कॉन्वर्सेशन जब हो रही थी, काफ़ी मैं भी जब सुन रहा था तो प्रोसेस धीरे धीरे ही हो रहा था वो, कि क्या ये बता रहे हैं मैम आप। बट अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि मैम आपके साथ जल्दी एक पॉडकास्ट और करेंगे हम, और आप ऐसे हमें केसेस बताएंगे, क्योंकि ये जब लोग सुनते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि समाज में 1% तो वो आदमी होगा या ऐसे लोग होंगे जो कुछ हो रहा है, जिसको मदद की जरूरत है वो तो आ रहा है। और आपने जैसा बताया कि आपके पॉडकास्ट सुन के इतने लोग ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। 38 के करीब में बच्चियों को रेस्क्यू कर चुका हूं। बिल्कुल और अभी मेरे पास 17-18 पड़े हुए हैं बिल्कुल कि जिनका मैं नहीं ढूंढ पा रही। बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने भी भेजे हैं। ओके, सो मैम हम तो ये चाहेंगे कि आपको रेस्क्यू करना ही ना पड़े। मैं तो बस ये चाहता हूँ आपको रेस्क्यू ना करना पड़े, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो थैंक यू वंस अगेन मैम आने के लिए लेज़ी रिपोर्टर पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सो आप लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लेज़ी रिपोर्टर को। बताइए क्या आपको अच्छा लगा, क्या सरकार बेहतर कर सकती है इन सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू करने में, इन बच्चियों को रेस्क्यू करने में। और ज़रूर शेयर कीजिएगा, एपिसोड अच्छा लगा हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लेज़ी रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसा ही और कंटेंट, ऐसी स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस आपके लिए लेकर आने वाले। जय हिंद।